हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और ये प्यारे बच्चों, जो वीडियो है यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है। यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए जो स्पेशल वीडियो बना रहा हूं, जो आपका 11 अप्रैल का पेपर है। और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था, है ना, कि सर केमिस्ट्री की तैयारी कराइए जो भी हो सके। तो यहाँ पर देखिए, मैं मोस्ट क्वेश्चन ही सॉल्व कराऊंगा। जैसे आज का क्वेश्चन देखिए, ब्राउनी गति किसे कहते हैं, इसका कारण क्या, उदाहरण से समझाइए। और भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा प्यारे बच्चों, और जितना भी हो सकता है मैं आपको अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा यहाँ पर, और सीधे सॉल्यूशन सहित कराऊंगा। हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्राउनी गति है क्या। जैसे प्यारे बच्चों, आप लोग कभी अपने घर में एक छोटा सा छिद्र देखिए अंधेला में, और सूर्य की किरण वहां से आ रही होती है, तो कण जो होते हैं टेढ़े मेढ़े गति करते हुए नजर आते हैं। या कि आपके कमरे में ही अंधेला हो और आप एक टार्च जला दो प्यारे बच्चों, टार्च जिसको बोलते हैं, मोबाइल का मतलब आप टार्च ही जला दो, तो जब धूल कण होते हैं तो वो टेढ़े मेढ़े रूप से, अनियमित रूप से गति करते हुए नजर आते हैं। तो जिस प्रभाव के कारण जो कण है टेढ़े मेढ़े रूप से, अनियमित रूप से गति करते हैं, उसे कहते हैं ब्राउनी गति। सिंपल है। अब इसे सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में देखा था। अब देखो, ब्राउनी गति का नाम ब्राउनी गति ही क्यों पड़ा, क्योंकि मेरे बच्चों रॉबर्ट ब्राउन ने कणों की गति को, है ना, स्पष्ट किया। इस कारण से ब्राउन के नाम पर ब्राउनी गति दे दिया गया। सिंपल है। तो जब कभी या कोलाइडी बिलियन की बात करें हम, जैसे आपका कोलाइडी बिलियन है, कोलाइडी बिलियन में प्यारे बच्चों छोटे छोटे कण तो होंगे। तो जब हम सूक्ष्मदर्शी से कोलाइडी बिलियन को देखते हैं तो उसमें जो कण है वो टेढ़े मेढ़े गति करते हुए नजर आते हैं, दिशाओं में दिखाई देते हैं। इसका अध्ययन सबसे पहले किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1827 में, इसलिए इसे ब्राउनी गति कहते हैं। ठीक है, बस यही सिंपल है आपका क्या, ब्राउनी गति। तो डायग्राम आपको इतना बना लेना है। यहां पर देखो कि कोलाइडी बिलियन का अति सूक्ष्मदर्शी से निरीक्षण करने पर यह ज्ञात होता है कि कोलाइडी कण सदैव टेढ़े मेढ़े तरीके से सभी दिशाओं में गति करते रहते हैं। इस प्रकार की गति को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1827 में देखा था, इसलिए इसे ब्राउनी गति कहते हैं। बीनर ने भी अपना परिभाषा दिया था कि वह गति जो कोलाइडी कण के प्रक्षेपण माध्यम के अणुओं के साथ असमान रूप से टकराने से उत्पन्न होते हैं, मतलब जो अणु है इधर उधर टकराने से उत्पन्न होते हैं, अनियमित गति करते रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ब्राउनी गति। जैसे जैसे कणों का आकार बढ़ता जाता है, गति कम होती जाती है और निलंबन में पूर्णतः समाप्त हो जाता है। आपको अपने भाषा में लिखना, 3 अंक का क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको समझाया था कि ब्राउनी गति के कारण रोशनदान से आते हुए प्रकाश मार्ग में धूल के कण तैरते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे जल में थोड़ा सा लाइकोपोडियम पाउडर डालने पर उसके कण इधर उधर घूमते हुए नजर आते हैं। ये आपका ब्राउनी गति का उदाहरण है, सबसे बेस्ट ब्राउनी गति। कुल मिलाकर के यदि आपसे देखिए क्वेश्चन क्या होता है प्यारे बच्चों, आपके पास आ जाता है ब्राउनी गति, आप अब इसको क्या है अपने मन से लिखना चाहते हो, तो फिर आपको अपने मन से लिखना है, लेकिन थोड़ा समझना है। अब आप यदि समझ गए कि हाँ, कणों का टेढ़ा मेढ़ा गति ब्राउनी गति कहलाता है। अब देखो, इधर आप थोड़ा बहुत चित्र बना दिए और इसका खोज बता दिए कि इसको सन 1827 में रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था कि हम यदि सूक्ष्मदर्शी से कोलाइडी बिलियन को देखें तो उसके जो कण हैं टेढ़े मेढ़े नजर आते हैं। इस प्रकार के प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, ब्राउनी गति। इस प्रकार की कणों की गति को हम क्या बोलते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। ओके, देखो फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आपको समझना है, नोट्स बनाने के यहाँ पर आपके पास टाइम नहीं है, मैंने तो आपको पहले भी नोट्स दे रखे हैं। बहुत सारे बच्चे मुझसे परचेस भी किए हैं। 100 रुपए में ऑल चैप्टर के नोट्स मिल जाते हैं हमारे माध्यम से। आपकी विधिवत तैयारी करना है तो 100 रुपए मात्र लगाओ, पूरे कंप्लीट नोट्स पा सकते हो। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, आप इसे अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। टिंडल प्रभाव है क्या, इस पर टिप्पणी लिखने को आता है। जैसे देखिएगा, ये आपका प्यारे बच्चों एक बिलियन दिखाई दे रहा है। इस बिलियन में हम प्रकाश किरण डालते हैं, ये बिलियन है आपका। इसमें से हम किसी भी माध्यम से एक प्रकाश किरण डालते हैं, तो जब प्रकाश किरण जाता है प्यारे बच्चों, तो इसमें टिंडल मतलब टिंडल नुमा एक शंकुनुमा एक टिंडल दिखाई देता है, जिसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। सिंपल है। जब प्रकाश किरण को किसी भी कोलाइडी बिलियन में से गुजारा जाता है तो कोलाइडी बिलियन से प्रकाश किरणें जो होती हैं टकराती हैं और चमकदार एक आकृति, शंकुनुमा एक आकृति बनती है। इसे हम टिंडल शंकु कहते हैं और इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है। देखिए, यदि प्रकाश पुंज को कोलाइडी बिलियन में से गुजारा जाए, कहाँ से गुजारा जाए, कोलाइडी बिलियन में से गुजारा जाए, तो प्रकाश मार्ग एक चमकते हुए शंकु के रूप में दिखाई देता है। एक शंकुनुमा आकृति बनती है। इसमें कैसी बनती है, शंकुनुमा आकृति बन जाती है। ये शंकुनुमा आकृति बन जाती है। ठीक है, इसका अध्ययन सबसे पहले टिंडल ने किया था, इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं।
चमकीले शंकु को टिंडल शंकु कहते हैं। टिंडल ने बताया था कि कोलाइडी कण प्रकाश को बिखेर देते हैं जिसके कारण चमकने लगते हैं। प्रकाश का यह प्रकीर्णन साधारण प्रकीर्णन से भिन्न होता है। वास्तविक विलयन के कण अति सूक्ष्म आकार के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते। आगे आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, इतना लंबा चौड़ा मैं आपको बता रहा हूं ना, बिल्कुल आप चिंता ना करें। जैसे ही हम प्रकाश पुंज को किसी कोलाइडी विलयन में से गुजारते हैं तो जो आपका कोलाइडी विलयन का कण होता है प्रकाश के किरणों को फैला देता है और एक टिंडल जो आपका एक शंकु बनता है जिसे टिंडल शंकु कहते हैं, चमकदार एक छोटा सा आकृति बनता है शंकुनुमा जिसे टिंडल शंकु कहते हैं। और इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं क्योंकि इसकी सबसे पहले पुष्टि किसने किया था या इसका अध्ययन किसने किया था प्यारे बच्चों? टिंडल ने किया था। इस कारण से इसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। बस सिंपल है, आप लोग मैं जिन्हें जितना बताया उतना आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, डायग्राम का आपका 1 नंबर बन जाता है, ठीक है। तो जब भी किसी भी प्रकाश पुंज को कोलाइडी विलयन से हम गुजारते हैं प्यारे बच्चों तो कोलाइडी विलयन के कण से जो है कण क्या हो जाते हैं? प्रकाश को बिखेर देते हैं और चमकदार एक आकृति बनती है जो शंकुनुमा होती है जिसे टिंडल शंकु कहते हैं। इसका अध्ययन सर्वप्रथम टिंडल ने किया था या टिंडल ने पुष्टि किया था, इसलिए इसे टिंडल प्रभाव कहा जाता है। जितना मैं समझाता हूं उतना लिख लो, काफी है। जितना मैं समझाता हूं उतना यदि आप लिख लो काफी है। ये आपका टिंडल प्रभाव कंप्लीट हुआ। समझ में आया? जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। फटाफट आपको तैयार कर लेना प्यारे बच्चों, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। और जिस चैप्टर से आप कहोगे डिमांड करोगे वहां से मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा, बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, दूध में खटाई डालने पर वह फट जाता है क्यों? क्या कारण होता है कि दूध में खटाई डालने से फट जाता है? देखो, दूध बसा का जल में पायस होता है जिसमें एल्ब्यूमिन तथा केसिन पायसी कारक होता है। जब इसमें खटाई मिलाई जाती है तो इसका स्कंदन हो जाता है और थक्का जम जाता है। इस प्रकार दूध में खटाई डालने से क्या हो जाता है? फट जाता है। इस जो पायस का आपका पूरा टॉपिक हट चुका है यूपी बोर्ड में, तो पायस से क्वेश्चन हो सकता ना है, लेकिन ये क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है कि दूध में खटाई डालने से फट जाता है, क्या कारण बताओ? तो पायस टॉपिक हटा है, इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दूध में क्या होता है? दूध में बसा, दूध एक प्रकार का पायस है प्यारे बच्चों। दूध में बसा होता है जल में, यानी बसा किस में मिला होता है? जल में मिला होता है। तो एक प्रकार का पायस बन जाता है जिसमें एल्ब्यूमिन तथा केसिन पायसी कारक होता है। जब इसमें खटाई मिलाई जाती है तो स्कंदन हो जाता है। स्कंदन का मतलब फाड़ देना है ना, सिंपल है, थक्का जम जाता है। इस प्रकार से दूध में खटाई डालने से वो फट जाता है। जल को साफ करने के लिए फिटकरी मिलाते हैं क्यों? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, जल को साफ करने में फिटकरी मिलाते हैं क्यों? देखो, अशुद्ध जल होता है, आप लोगों ने देखा होगा अशुद्ध जल। अशुद्ध जल में सबसे ज्यादा क्या होता है प्यारे बच्चों? धूल कण होते हैं, छोटे छोटे धूल कण होते हैं जिसमें निगेटिव चार्ज होता है, और जैसे ही फिटकरी मिलाते हैं तो फिटकरी से मिलता है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, वो निगेटिव को उदासीन कर देता है। और जैसे निगेटिव उदासीन हो जाता है, मतलब एक प्रकार से जो कण है वो उदासीन हो गए, तो वो गति करना बंद कर देते, तो कण बैठ जाता है तली पे और पानी शुद्ध हो जाता है। बस यही है और कुछ भी नहीं है, सिंपल है। जल को साफ करने के लिए फिटकरी मिलाते हैं क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों, जल में होता है धूल कण, छोटे छोटे कण, डस्ट होते हैं जिनमें होता है निगेटिव चार्ज। जब उसमें हम फिटकरी मिलाते हैं तो फिटकरी से मिलता है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। एल्यूमिनियम जो 3 पॉजिटिव होता है प्यारे बच्चों, वो क्या करता है? वो आवेश को नष्ट करता है, ऋणावेश को नष्ट करता है। तो जो आपका कण होता है वो उदासीन हो जाता है, और उदासीन होने के कारण उसका गति कम हो जाता है और पानी के तली पर बैठ जाता है। इस कारण से पानी शुद्ध हो जाता है। ज्यादा हमारे पास समय नहीं है, शॉर्टकट में हम यहां पर समझाएंगे आपको। जहां नदी अपनी पानी समुद्र में मिलाती है वहां डेल्टा बन जाता है, यही कारण है प्यारे बच्चों। देखो, नदी बह रहा होता है, जैसे प्यारे बच्चों यहां पे मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से। ये आपका मान लो समुद्र है, ठीक है। यहां से नदी का पानी आ रहा है ना, इसमें होता है प्यारे बच्चों बहुत सारे लवण होते हैं, और लवण में आपका कैल्शियम पॉजिटिव होता है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव उपस्थित होते हैं। यहाँ से जो कण आता है वो निगेटिव चार्ज लिया हुआ आता है। जैसे इसके मुहाने पर मिला, इधर का पॉजिटिव इधर का निगेटिव, एक दूसरे को उदासीन कर दिए, तो जो कण है वो उदासीन हो जाता है। और जब कण उदासीन हो जाता है तो यहीं पे बैठ जाता है। इस कारण से यहाँ पर जब छोटे छोटे कण एकत्रित होते 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 बहुत लंबे ढेर बना लेते हैं बच्चों, तो आपका बन जाता है क्या? डेल्टा बन जाता है। और कुछ नहीं है इसमें फैक्ट, बस यही है, ठीक है। देख लो जरा, नदियों के जल में मिट्टी तथा रेत के ऋणावेशित कोलाइडी कण पाए जाते हैं। मतलब जो नदियों का पानी जाता है उसमें छोटे छोटे कण, आपको पता ही है, मिले रहते हैं, रेत के कण रहते हैं, और मैंने बताया ना पानी के साथ जो कण होंगे वो ऋणावेशित होते हैं। जब नदी का जल समुद्र में मिल जाता है तो समुद्र के जल में जो लवण पाया जाता है प्यारे बच्चों, और ये लवण में अनेक प्रकार की स्कंदन की क्रिया के फलस्वरूप इसमें पॉजिटिव चीज होता है, और पॉजिटिव जो है
कण को उदासीन कर देता है। कुल मिलाकर के जो लवण होता है यहाँ से आपका पॉजिटिव आता है, और जो आपका क्या होता है यहाँ पे पानी होता है वो उसमें जो कण होते हैं नेगेटिव चार्ज होता है। तो जैसे ही लवण मिलता है, पानी से मिलता है, तो जो पानी होता है प्यारे बच्चों धूल कण से मिला होता है, स्कंदन हो जाता है। स्कंदन का मतलब जो धूल कण है वो उदासीन होकर के तली पर बैठ जाते हैं और पानी आगे बह जाता है। और जब ये क्या होता है धीरे धीरे एकत्रित होते रहता है, मिट्टी जब एकत्रित हो जाती है तो आपका डेल्टा का निर्माण हो जाता है। ऐसे ही डेल्टा का निर्माण होता है, सिंपल और कुछ नहीं। चलिए एक क्वेश्चन यहां से बनता है, एक अपोहन और विद्युत अपोहन, ये दोनों टॉपिक महत्वपूर्ण है और पूरा आंसर के सहित मैं प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आप लोगों को डाउट ना हो, बाद में आप गाली न दो कि सर आपने जो दिया उसमें कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं आंसर भी दे रहा हूं भाई, आपके सिलेबस का टॉपिक है, आप पढ़ के जाओ। ये गारंटी तो मैं नहीं कह सकता कि भैया यही पेपर में आए, क्योंकि पेपर बनाने वाला मैं नहीं होता, समझ लो मेरा सीधा सिद्धांत होता है। अपोहन देखो थोड़ा सा, फिर विद्युत अपोहन देखेंगे। इसको डायग्राम के माध्यम से समझो। क्या होता है प्यारे बच्चों, अपोहन का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से जो आपका कोलाइडी विलयन होता है इसमें अशुद्धियों को अलग करना चाहते हैं। क्या करते हैं, अलग करना चाहते हैं। जैसे जो भी हम कोलाइडी विलयन होता है, देखो ये एक छोटा सा बैग दिख रहा है, इस बैग को हम किसी विलायक में क्या करके डुबा कर रखते हैं ताकि इसकी अशुद्धियां कहां हो जाए, बाहर हो जाए। देखो जरा थोड़ा समझो, यहां पर आपका देखे रखा है प्यारे बच्चों एक बैग है छोटा सा, इस बैग में हम क्या रखते हैं, सॉल रखते हैं। सॉल मतलब जिसमें से हमको अशुद्धियां अलग करना होता है, कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन को हम इस पे रखते हैं। तो इसमें होता है क्या प्यारे बच्चों, जिस भी विलयन का हम अशुद्धि अलग करना चाहते हैं उसको एक मतलब एक पॉकेट या थैला पे रखते हैं जो कि अर्धपारगम झिल्ली होता है, जंतु झिल्ली जिसे चर्मपत्र की थैली भी कह सकते हैं। इसमें कोलाइडी साल भर करके रख देते हैं। अब इसको एक बीकर में डुबाते हैं, ये बीकर होता है, बीकर में भरा होता है विलायक। तो इसमें होता क्या है प्यारे बच्चों, विसरण की क्रिया के फलस्वरूप इसके जो अंदर का अशुद्धि है वो जाकर के पानी में मिल जाता है और पानी के साथ निकल जाता है। जैसे यहाँ से विलायक डालते जाते हैं और बाहर निकलता जाता है, तो जब विलायक यहाँ से जैसे पानी है निकलता जाएगा, इसके कण बाहर निकलते जाएंगे और ये शुद्ध हो जाता है। बिल्कुल सिंपल और कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, सिंपल है। कुल मिलाकर जो अपोहन होता है एक प्रकार से कोलाइडी साल के अशुद्धियों को दूर करने का एक विधि होता है, जिसमें पारगम झिल्ली होता है, पारगम झिल्ली, अर्धपारगम नहीं, पारगम झिल्ली। पारगम झिल्ली में विसरण होता है, अर्धपारगम झिल्ली में परासरण होता है। ओके चलो, साल से आयनों या विद्युत अणुओं की अशुद्धियों का पारगम झिल्ली से विसरण द्वारा अलग करने का प्रक्रम को हम अपोहन कहते हैं। इस क्रिया के लिए प्रयुक्त उपकरण को अपोहक कहते हैं। जंतु झिल्ली अथवा चर्मपत्र की एक थैली में कोलाइडी साल डालकर एक बीकर में लटका देते हैं, इसमें जल को लगातार प्रवाहित करते रहते हैं। मतलब एक जंतु झिल्ली होती है, चर्मपत्र की थैली होती है जो पारगम झिल्ली के समान काम करती है, उसमें हम सॉल्ट डाल देते हैं और एक बीकर में लटका देते हैं और जल को लगातार प्रवाहित करते हैं, जिससे कोलाइड में उपस्थित वैद्युत अपघटन विस्तृत होकर के बाहर निकल जाते हैं और ठंडे जल में अपोहन की क्रिया अत्यंत मंद हो जाती है। यदि इस क्रिया के लिए गर्म जल का प्रयोग किया जाए तो क्रिया गति तीव्र हो जाती है, जिसे गर्म अपोहन कहते हैं। अरे यार दुनिया भर की बातें नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, जिस सवाल से हमको अशुद्धियां अलग करना होता है उसे एक जंतु झिल्ली या चर्मपत्र की थैली में रख देते हैं, जो कि एक विसरण, इसमें विसरण की क्रिया होती है, और इसे एक बीकर में लटका देते हैं जिसमें विलायक पानी भरा रहता है या पानी प्रवाहित होता रहता है। जैसे हम पानी प्रवाहित करते हैं तो इसके अशुद्धियां बाहर हो जाती है और साल शुद्ध हो जाता है, सिंपल और कुछ भी नहीं। आप स्क्रीनशॉट भी ले लो भाई, आप बिल्कुल चिंता ना करो, प्रश्न के साथ उत्तर भी यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, ताकि आप लोग भैया बाद में ये ना कहो कि सर आंसर कहाँ से ढूंढे। हालांकि इन पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग देखो। विद्युत अपोहन एक दूसरा मेथड है, बस सिंपल यहाँ पे क्या होता है फिर बच्चों, यहाँ पर हम बाह्य माध्यम से प्लस माइनस कैथोड एनोड का यहाँ पर है ना, ताकि ये आकर्षित करे, ताकि ये विपरीत आयन वाले अशुद्धियों को क्या करे, आकर्षित करे। इसलिए यहाँ पर हम एक कैथोड लगा देते हैं जो निगेटिव होता है, पॉजिटिव चीज को आकर्षित करेगा। एनोड होता है जो प्लस होता है वो निगेटिव चीज को आकर्षित करेगा, अपोजिट होता है ना, ये चीज है। देखो यहाँ पर जरा, इस विधि का प्रयोग विद्युत अपघट्टों की अशुद्धियों को दूर करने के लिए करते हैं। अपोहन में भी हम विद्युत अपघट्ट की अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयोग करते थे, और विद्युत अपोहन में भी प्यारे बच्चों अशुद्धियों को दूर करने के लिए करते हैं। इसमें करते हैं क्या कि दो विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड के अनुसार लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित करने से विद्युत अपघट्टों के आयन विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर तेजी से गति करते हैं, और विद्युत अपघट्ट जैसे शक्कर है, यूरिया के लिए यह विधि उपयुक्त नहीं होता। मनुष्य के शरीर में गुर्दा एक प्राकृतिक अपोहक की भांति व्यवहार करता है। जब रक्त का कोलाइडी विलयन इसमें से गुजरता है तो रक्त में उपस्थित यूरिया एवं अन्य विषैले पदार्थ मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं। विद्युत अपोहन की बात कर रहे हैं, विद्युत अपोहन में यह घटना होती है। समझ में आया? विद्युत अपोहन में सिर्फ ये होता है कि बाह्य माध्यम से एक चार्ज लगा देते हैं, कैथोड और एनोड, जिसके माध्यम से अशुद्धियों को दूर करता है। तो ये इतने टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, एक भी टॉपिक आपको मिस नहीं करना, जितना मैं करा रहा हूं एक भी टॉपिक मिस नहीं करना है। चैप्टर 5 का सारा क्वेश्चन पेपर बच्चों, ये डायग्राम है आपका, डायग्राम आप बना लो, डायग्राम आप बना लो, क्योंकि डायग्राम से ही नंबर मिलते हैं।
यदि आप डायग्राम सही नहीं बनाएंगे तो डायग्राम के नंबर कटेंगे, इसलिए आप लोगों को डायग्राम बहुत जरूरी, भाई डायग्राम आप अच्छे तरीके से बनाओ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके लिए, पेप्टिकरण की क्रिया सचित्र समझाना। पेप्टिकरण है क्या प्यारे बच्चों? की इस विधि में जिस पदार्थ का कोलाडी विलयन बनाना है, पेप्टिकरण एक प्रकार से कोलाडी विलयन बनाने की मेथड है। मैं यहां पर समझा दूं, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये मत कहना कि सर क्वेश्चन कहां से मिले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है जितने भी करा रहा हूं। तो इस विधि में जिस पदार्थ का कोलाडी विलयन बनाना होता है उसका ताजा अवक्षेप लेते हैं और इस अवक्षेप में एक अन्य उपयुक्त अभिकर्मक मिलाते हैं जो पेप्टिक कारक कहलाता है। मतलब जैसे हमें दो पदार्थों को मिलाकर एक कोलाडी विलयन बनाना होता है और उसमें तेजी गति से कोलाडी विलयन बने, इसलिए इसमें अभिकर्मक मिलाते हैं जिससे पेप्टिक कारक कहते हैं। ये पेप्टिक कारक बहुधा समान आयन वाले, यहाँ पे बहुधा नहीं भाई, बहुधा समान आयन वाले विद्युत अपघट्ट का तनु विलयन होता है जिससे पेप्टिकरण स्कंदन के विपरीत की क्रिया होती है। पेप्टिकरण कुल मिलाकर प्यारे बच्चों ये एक चीज है कि कोलाडी विलयन बनाने की एक विधि है, कोलाडी विलयन बनाने की एक विधि है, सिंपल है। पेप्टिकरण पर टिप्पणी आता है, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के ताजे अवक्षेप के कुछ तनु HCl विलय जल के साथ उबालने पर AlOH का होल थ्राइस का कोलाडी विलयन प्राप्त हो जाता है, ठीक है। जब ताजे किसी अवक्षेपित पदार्थ में विद्युत अपघट्ट मिलाते हैं तो अवक्षेप के कण विद्युत अपघट्ट के किसी एक आयन को वर्णात्मक अधिशोषण करके स्थिर विद्युतीय प्रतिकर्षण के कारण कोलाडी अवस्था में चले जाते हैं। इसे फेरिक हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप में विद्युत अपघट्ट फेरिक क्लोराइड मिलाने पर प्राप्त फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट से समझा सकते हैं। यानी पेप्टिकरण है क्या? कोलाडी विलयन बनाने की विधि है। इसमें क्या करते हैं, जिस पदार्थ का कोलाडी विलयन बनाया जाता है उसका ताजा अवक्षेप लेते हैं और इसमें उपयुक्त अभिकर्मक मिलाते हैं जिससे हम क्या बोलते हैं, पेप्टिक कारक कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया, जो इसमें प्रक्रिया होती है उसे पेप्टिकरण कहते हैं। जिस भी पदार्थ का कोलाडी विलयन बनाना होता है उसमें ताजा अवक्षेप लेकर उसमें उपयुक्त अभिकारक मिलाते हैं, अभिकर्मक मिलाते हैं तो एक कोलाडी विलयन बनता है जिसकी क्रिया विधि को हम पेप्टिक। चलिए फटाफट आप तैयार करिए। पहला क्वेश्चन है लिगेंड क्या है, उदाहरण से समझाइए। जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूं सिलेक्टेड आपको तैयार भी कर लेना है, किसी भी दम पे प्यारे बच्चों आपको इन क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। चलिए लिगेंड किसे कहते हैं? जब आप केंद्रीय धातु परमाणु पढ़ेंगे प्यारे बच्चों तो केंद्रीय धातु परमाणु पे जो आपका इलेक्ट्रॉन युग्म दे सके, केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म जो भी देगा, चाहे वो अणु हो चाहे परमाणु हो या आयन हो, उसे हम बोलेंगे प्यारे बच्चों लिगेंड। सिंपल भाषा में आप परिभाषा तैयार करोगे, रट्टा नहीं मारोगे। केवल आपको समझना है कि कोई भी परमाणु अणु या आयन जो केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म दे सके, कोई भी परमाणु अणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन युग्म दे सके, उसे क्या बोलते हैं, लिगेंड कहते हैं। इसे हिंदी में बोलते हैं संलग्नी। यहाँ पे प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन आया करता है, कीलेट लिगेंड पर टिप्पणी लिखो। किस पर? कीलेट लिगेंड पर। तो आप लोग जरूर याद कर लेना। जैसे प्यारे बच्चों क्लोरीन 1 निगेटिव है, OH 1 निगेटिव है, CN 1 निगेटिव है, इसी प्रकार ब्रोमीन 1 निगेटिव है, H2O एक्वा है, आपका नाइट्रोनियम है, नाइट्रोसोनियम है, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे प्यारे बच्चे। तो एग्जाम्पल सहित यहाँ पर लिखा है, आप लिख सकते हो। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। फास्ट रिवीजन करेंगे प्यारे बच्चों, इसलिए आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना है। द्विक्लवण किसे कहते हैं? इसके 3 उदाहरण एवं सूत्र बताना है। द्विक्लवण क्या कहलाता है? तो द्विक्लवण वे योगात्मक यौगिक हैं जो ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं परंतु विलयन अवस्था में अपने अवयवों में टूट जाते हैं। कहने का मतलब जिसे हम जल में मिलाएं तो टूट जाए। आप सिंपल भाषा में हमारे तरीके से याद करो, द्विक्लवण वो यौगिक कहलाएंगे जो ठोस तो होते हैं लेकिन उन्हें जल में मिलाते हैं प्यारे बच्चों तो वो अपने अवयवी भागों में टूट जाते हैं, यानी जिनसे वो मिलकर बने होते हैं मूल अवयवों में वो समाप्त हो जाते हैं। ये चीज है। जैसे कार्नेलाइट है, KCl MgCl2 6H2O फिटकरी है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O है। तो द्विक्लवण ऐसे योगात्मक यौगिक हैं जिन्हें जल में मिलाने से वे अपने मूल गुणों में या अपने मूल यौगिकों में टूट जाते हैं या छोटे छोटे जिनसे मिलकर बने होते हैं अवयवों में टूट जाते हैं। सिंपल है, अर्थात इन्हें पानी में मिला दें तो अपने मूल गुण को खो देते हैं। हमारे शरीर में विटामिन सी क्यों संचित नहीं होती है? ये क्वेश्चन लगभग एमपी बोर्ड में था लेकिन यूपी बोर्ड में विटामिन चैप्टर हट गया है। लेकिन यहाँ पर समझ लो विटामिन सी जल में घुलनशील होता है, इसलिए मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है, इसलिए संचित नहीं होता। तो इसमें ज्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं फिर बच्चों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। HCl का क्वथनांक HF से कम होता है, क्यों? यहाँ पर देखो हाइड्रोजन हैलाइडों में क्वथनांक HCl से HI तक बढ़ता है, HCl से HI तक बढ़ता है। तो HF का क्या होना चाहिए भैया? देखो HCl का क्वथनांक HF से कम होता है। अब देखो HCl से HI तक बढ़ता है तो इसका उल्टा है, लेकिन इसका एक कारण है। देखो HF का क्वथनांक अंतराणुक हाइड्रोजन अबंध के कारण अपसमान रूप से सबसे उच्च होता है।
चूंकि HCl से HI तक बढ़ता है तो HF का कम होना चाहिए, लेकिन इसका हाइड्रोजन बंध के कारण इसका क्वथनांक उच्च होता है। एक ही कारण है, सब में आपका दुर्बल वान डेर वाल्स बल लग रहा होता है, लेकिन HF में हाइड्रोजन बंध लग रहा होता है, इसलिए इसका क्वथनांक क्या होता है, HCl का क्वथनांक HF से कम होता है, अर्थात HF का क्वथनांक उच्च होता है। क्यों? क्योंकि HF में हाइड्रोजन बंद होता है। लिख लो आप लोग, एक ही कारण है, आप एक ही कारण व्यक्त करोगे वहां पे। सिंपल यदि इतना भी लिख देते हो कि HCF में हाइड्रोजन बंद पाया जाता है, जबकि HCl में दुर्बल वान डेर वाल्स बल पाया जाता है, इस कारण से HF का क्वथनांक उच्च होता है। इतना भी लिख दोगे ना तो आपको अंक मिल जाएंगे। आगे देखो बच्चा लोग, उत्कृष्ट गैस से क्या होती है, उत्कृष्ट गैसों के नाम लिखिए। बताओ भाई, उत्कृष्ट गैस के नाम तो आप आसानी से लिख सकते हो। यहां पर याद कर लो कि समूह 18 के सभी तत्व क्या कहलाते हैं, उत्कृष्ट गैसें कहलाती हैं, और अक्री भी, इसलिए इन्हें अक्री गैस अथवा उत्कृष्ट गैस के नाम से जाना जाता है। जैसे हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टान हो गया, जेनान हो गया, रेडान हो गया। लिख लेना, 18वें समूह के तत्व हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टान है, जेनान है, रेडान है। उत्कृष्ट गैसें क्यों कहा जाता है भैया, उत्कृष्ट गैसें, अक्रिय गैसें, निष्क्रिय गैसें, शून्य समूह, इन सब नाम से जाना जाता है। तो अक्रिय क्यों कहा जाता है, निष्क्रिय क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होते हैं। इनमें किसी भी अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेने या इलेक्ट्रॉन देने की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इन्हें कहते हैं उत्कृष्ट गैसें। 18वें समूह के तत्वों में ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है, ना तो देने की, अर्थात तो लेने देने की आवश्यकता नहीं रखता, किसी से क्रिया नहीं करता, इसलिए उसे निष्क्रिय कहते हैं। आगे देखो, अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य क्यों होती है, कारण बताओ। अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य क्यों होती है, बताओ आप। तो देखो, अक्रिय गैसों के बाह्यतम कक्षा पूर्ण होते हैं, जिसके कारण इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती, ना तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, शून्य होती है। O3 एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है, क्यों? देखिए जरा, O3 आसानी से नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, यानी जब O3 यानी ओजोन टूटता है तो नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, जो कि एक ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है, एक ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्यारे बच्चों, गंदले पानी को साफ करने के लिए फिटकरी का प्रयोग किया जाता है, क्यों? देखो क्वेश्चन है, सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है, एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करना। गंदे पानी यानी गंदे पानी को साफ करना चाहते हैं तो फिटकरी का प्रयोग करते हैं। इसका कारण क्या होता है, देखो गंदे पानी में होता है धूलकण जो होता है निगेटिव चार्ज का, फिटकरी में होता है एल्यूमिनियम जो होता है पॉजिटिव चार्ज का। तो जब गंदे पानी में फिटकरी मिलाते हैं तो एल्यूमिनियम जो है वो निगेटिव चार्ज को उदासीन कर देता है और कण तली पे बैठ जाते हैं, समझ रहे हो, यही इसका मेन कारण है। गंदे पानी में धूल, मिट्टी के कण और बैक्टीरिया आदि उपस्थित होते हैं, ये जल में कोलाइडी विलयन बनाते हैं, यानी मिले हुए रहते हैं, कोलाइडी विलयन बनाते हैं। इनके कोलाइडी कणों का विद्युत आवेश होता है, मतलब इन पर आवेश होता है, निगेटिव चार्ज होता है। जल में फिटकरी मिलाने से स्कंदित हो जाते हैं। क्यों स्कंदित हो जाते हैं? क्योंकि एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव निकलता है, फिटकरी से एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव निकलता है, और जल में ये जो धूल कण है, मिट्टी के कण है, ये इसमें निगेटिव आयन होता है। तो एल्यूमिनियम जो 3 पॉजिटिव आयन है, निगेटिव आयन को समाप्त कर देता है, उदासीन कर देता है। जब ये उदासीन हो जाता है तो तली पर बैठ जाता है, सिंपल है, पानी शुद्ध हो जाता है। ऐसा हार्डी-सुलजे का नियम बताओ भाई। हार्डी-सुलजे ने ये बताया था कि जिस पर जितना अधिक आयन होगा स्कंदन क्षमता उसकी उतनी ही अधिक होगी, यही हार्डी-सुलजे का नियम है। रटना नहीं है, कोई भी टॉपिक रटना नहीं है, मात्र समझना है। हार्डी-सुलजे का नियम क्या है? हार्डी-सुलजे ने स्कंदन से संबंधित एक नियम दिया, या स्कंदन शक्ति से संबंधित एक नियम दिया। उन्होंने बताया कि जो स्कंदन शक्ति है वो संयोजकता पर निर्भर करती है, किसी भी आयन पर जितना अधिक आवेश होगा उसका स्कंदन उतना ही अधिक होगा, यही हार्डी-सुलजे का नियम है। लो भैया एग्जाम्पल लिख लो, स्क्रीनशॉट तो कर ही सकते हो, एग्जाम्पल अपने से लिख लो। हार्डी-सुलजे ने बताया स्कंदन शक्ति उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है, किसी भी आयन पर जितना अधिक आयन होंगे, जितना अधिक चार्ज होगा, जितना अधिक आवेश होगा, स्कंदन उसकी उतनी ही अधिक होगी, यही हार्डी-सुलजे का नियम है, यही हार्डी-सुलजे का नियम। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य क्यों होती है? अभी आपको बताया गया कि अक्रिय गैस में प्यारे बच्चों बाह्यतम कोश पूर्ण रूप से भरा होता है, ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की, ना तो इलेक्ट्रॉन किसी देने की क्षमता होती है, ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। जब कुछ होता ही नहीं है तो इसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो गई? शून्य हो गया। इलेक्ट्रॉन बांधने की क्षमता नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य, सिंपल है, ऐसा दिमाग लगाओ। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती, अक्रिय गैसों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता बच्चा लोग शून्य होता है। आगे देखो जरा, भौतिक शोषण और रासायनिक शोषण में 2 अंतर आप लिखो, ठीक है। भौतिक शोषण में वान डेर वाल्स आकर्षण बल पाया जाता है, जबकि जो रासायनिक शोषण है ये रासायनिक बंध के बनने के कारण होता है, ठीक है। यह उत्क्रमणीय प्रक्रम है, यह अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। लिख लो भाई साहब, क्वेश्चन लिख लो, सिलेक्टेड क्वेश्चन है।
ऐसे ही क्वेश्चन एनुअल एग्जाम में आते हैं और पूछ दिए जाते हैं, आपसे नहीं बनता है। भौतिक शोषण और रासायनिक शोषण में अंतर। भौतिक शोषण ये वान डेर वाल्स आकर्षण बल के कारण होता है, जबकि रासायनिक शोषण रासायनिक बंध बनने के कारण होता है। भौतिक शोषण उत्क्रमणीय प्रक्रम है, जबकि रासायनिक शोषण एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। ओके, चलिए, किसी ठोस पर गैस के शोषण को प्रभावित करने वाले कारक बताओ। किसी ठोस पर गैस के शोषण को प्रभावित करने वाले कारक हैं अधिशोषक की प्रकृति एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, अधिशोषित होने वाले गैस की मात्रा पर, ताप, दाब, ये सभी के सभी प्रभावित करने वाले कारक हैं। ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं कराते चल रहा हूं आपको। समपराशरी विलयन किसे कहते हैं? ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं समपराशरी विलयन कहलाते हैं। समपराशरी, समान परासरण दाब। ऐसे दो विलयन जिनके परासरण दाब क्या होते हैं? समान होते हैं, उसे समपराशरी विलयन कहते हैं। वीडियो पुश करो भैया, लिख लो आप लोग, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो, शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, शिव कोचिंग क्लासेस का टेलीग्राम है, आप वहां पे ज्वाइन भी कर सकते हो। तो समपराशरी विलयन किसे कहते हैं? ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब क्या होते हैं बच्चे लोग? समान होते हैं, समपराशरी विलयन कहलाते हैं। समपराशरी विलयन में विलेय के मोलर सांद्रण समान होते हैं तथा समपराशरी विलयनों को एक दूसरे से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करने का जो क्रिया हो परासरण क्रिया नहीं होती है। ओके, चलिए, प्रथम कोटि की अवक्रिया से आप क्या समझते हैं? जब अवक्रिया या क्रिया कारक का जो दर होता है वो प्रथम घात के सांद्रण के समानुपाती होता है। जैसे रासायनिक अवक्रिया की दर हो रही है, वो क्रिया कारक पदार्थ के प्रथम सांद्रण यानी सांद्रण के समानुपाती होता है, जिसका घात 1 होना चाहिए, वो कहलाता है प्यारे बच्चों प्रथम कोटि की अवक्रिया। जब किसी क्रिया का दर क्रिया कारक पदार्थ के सांद्रण के समानुपाती होती है तो उसे प्रथम कोटि की अवक्रिया कहते हैं, यानी जिसका घात 1 हो। एग्जाम्पल है NH4 NO2, ये टूटता है तो N2 + 2H2 बनाता है, ये प्रथम कोटि अवक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन है ताप बढ़ाने पर भौतिक शोषण क्यों घटता है? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। भौतिक शोषण उत्क्रमणीय प्रक्रम है। कैसा है? उत्क्रमणीय प्रक्रम है। यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, मतलब जो अवक्रिया संपन्न होती है, भौतिक शोषण होता है तो इसमें ऊष्मा निकलता है, जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ताप बढ़ाने पर यह प्रतीत अवक्रिया का समर्थन करेगा, जिससे अधिशोषण घटता है। ठीक, सारे के सारे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ना दे करके उत्तर सहित मैं दे रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। आगे देखो, सेल स्थिरांक किसे कहते हैं? विशिष्ट चालकता एवं सेल स्थिरांक के मध्य संबंध स्पष्ट कीजिए। सेल स्थिरांक किसे कहेंगे? विशिष्ट चालकता तथा प्रेक्षित चालकता के अनुपात को सेल स्थिरांक कहा जाता है। क्या बोला? विशिष्ट चालकता तथा प्रेक्षित चालकता के अनुपात को सेल स्थिरांक कहा जाता है। इसे कैपिटल X से प्रदर्शित करते हैं। सेल स्थिरांक बराबर विशिष्ट चालकता बटे प्रेक्षित चालकता। लिख लो आप लोग, विशिष्ट चालकता और प्रेक्षित चालकता का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। विशिष्ट चालकता और प्रेक्षित चालकता का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। कुछ भी नहीं, इतना ही करना आपको, फार्मूला लिख लो। यहां से क्वेश्चन बनता है अवक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर लिखो। अवक्रिया की कोटि, यह अवक्रिया में प्रयुक्त वेग समीकरण के सांद्रता के पदों के घातांकों का योग होता है। अनुसंख्यता भैया, ये कितने पद भाग लेते हैं उनके कणों की संख्या होती है। कोटि जो होता है वास्तव में अवक्रिया की दर का निर्धारण होता है भैया कि हाँ अवक्रिया का दर हो रहा है, लेकिन अनुसंख्यता में कितना अणु भाग ले लिया, अवक्रिया हो या ना हो इससे मतलब नहीं है, ये अनुसंख्यता कहलाता है। अवक्रिया संपन्न होने के पहले ही कितना अणु भाग लिया वो अनुसंख्यता कहला गया, लेकिन वास्तव में कितना अवक्रिया में संपन्न होने में यहाँ पे भागीदारी हुआ कि हाँ इतना अवक्रिया हो गया, वो निर्धारण किया कि हाँ भाई इतना हो गया, तो वो क्या कहलाया? अवक्रिया की कोटि। जैसे विद्यालय 15 बच्चे जा रहे हैं तो 15 चले गए तो अनुसंख्यता होगी कि 15 बच्चे जा रहे हैं, और जाकर के 5 ही पढ़ रहे हैं तो अवक्रिया की कोटि 5 हो गई। ऐसा समझो, 15 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, 15 बच्चे संख्या हो गई, कुल अनुसंख्यता हो गई, लेकिन वहां पहुंचे कितने? 5, पढ़ कितने रहे? 5, तो फिर वहां पे मेरे बच्चों 5 क्या है? उसकी कोटि होती है। इसका मान शून्य या प्रभाज्य में हो सकता है, इसका मान शून्य नहीं हो सकता है, यह केवल पूर्ण संख्याओं में होता है। अवक्रिया की कोटि के द्वारा अवक्रिया के वेग का निर्धारण होता है। अवक्रिया की आणविकता वेग के साथ कोई संबंध नहीं रखता। तो लो भैया, इन प्रश्नों को तैयार कर लो, अंतर याद कर लो। पहला क्वेश्चन देखिए, NaOH के यदि 2 ग्राम 250 ml विलयन में उपस्थित हैं, ठीक है, तो विलयन की नर्मलता ज्ञात करना है। मतलब NaOH की जो मात्रा है वो 2 ग्राम है और 250 ml विलयन में, यानी विलयन का लीटर में आयतन ml में आयतन देखिए रखा है 250 ml, तो नॉर्मलता निकालना है। देखिए जो आपका NaOH है ये विलेय है और मेरे बच्चों ये विलयन है, तो विलेय की मात्रा 2 ग्राम और विलेय का अणु द्रव्यमान 40 होगा। सोडियम का होता है 23, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का होता है आपका कितना होता है मेरे बच्चों? 8 दूनी 16, तो कितना हो जाएगा? 23, 1 24, 16 40।
तो वेट की बात करें तो वेट हमारा 2 ग्राम है, वेट हमारा कितना है 2 ग्राम प्यारे बच्चों। भी की बात करें तो 250 ml है, भी की बात कितना 250 ml है। NaOH का जो आणविक द्रव्यमान निकालेंगे वो 40 निकल कर आएगा, मैंने कहा ना। Mb कैसे निकलेगा, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 होता है, टोटल कितना हो जाएगा 40। यदि तुल्यांकी भार निकालें EB जिसे बोलते हैं तो अणुभार बटे संयोजकता, अणुभार कितना आया 40, और सोडियम का एक संयोजकता देखें 1 होता है, OH निगेटिव की संयोजकता 1 होता है, तो 40 बटे 1 बराबर 40 हो जाएगा। देखो नॉर्मलता का फार्मूला होता है, सिंपल है, WB बटे EB इंटू 1000 बटे V। ये W क्या है प्यारे बच्चों, ये आपका वेट है, यानी विलेय की मात्रा कितनी है, ये तुल्यांकी भार है। तुल्यांकी भार हमने निकाला अणुभार बटे संयोजकता इंटू 1000 बटे V ml, वैल्यू पुट कर दो। WB का मान है 2 ग्राम, तुल्यांकी भार का मतलब है 40, इसका 1000 250 से 34 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, 2 में 10 का भाग देंगे, 2 बटे 10 एंड 0.2 नॉर्मलिटी आ गया है इस क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन आप फटाफट करते चलें, मैं कई क्वेश्चन कराने वाला हूं, इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से क्वेश्चन को तैयार करते चलें। पहला क्वेश्चन कंप्लीट है। NaOH का नॉर्मलता निकालना था, NaOH की मात्रा देके रखे, WB 2 ग्राम है, भी जो देके रखा 250 ml, फार्मूला याद होना चाहिए, WB यानी वेट है बटे आपका ये तुल्यांकी भार है प्यारे बच्चों, गुणे 1000 बटे V ml में आयतन। ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखोगे, यदि 6 ग्राम यूरिया को 72 ग्राम जल में विलय किया जाता है, यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2, कितना होता है NH2CONH2, तो बिलियन में यूरिया का मोल प्रभाज निकालना है। मोल प्रभाज क्या होता है फिर बच्चों, यूरिया का मोल की संख्या बटे जो आपका बिलियन होगा उनमें समस्त जो घटक होंगे उनका मोल की संख्या का अनुपात हो जाएगा आपका मोल प्रभाज। देखिएगा फटाफट शुरू करते हैं। यूरिया की जो मात्रा हो 6 ग्राम, देख लीजिए यूरिया की मात्रा 6 ग्राम, यानी वेट आपका हो गया यूरिया। देखो 2 घटक मानकर चलते हैं, जो अधिक है उसे हम क्या बोलेंगे विलायक, यानी जल आपका प्यारे बच्चों 72 ग्राम है, इसे A घटक मानकर चलेंगे, विलेय को B घटक मानकर चलते हैं, इसलिए यहां पर मैंने डिनोट कर दिया है 2 घटक है, एक आपका जल विलायक हो गया, दूसरा घटक विलेय जो आपका यूरिया है। तो यूरिया की मात्रा यानी WB वेट की बात करूं तो 6 ग्राम है, लेकिन वहीं पर जब आणविक द्रव्यमान की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों देखो 60 हो जाएगा। NH2CONH2 का निकाल कर मैं बताऊंगा, अभी चिंता ना करो आप। जल की मात्रा WA देके रखा है 72 ग्राम, जल की मात्रा WA 72 और MA आपका 18। ये कैसे निकल कर आया मैं भी आपको बता देता हूं, थोड़ा सा आप समझेंगे यहाँ पे प्यारे बच्चों। NH2CONH2, NH2CONH2, देखो जरा, एक नाइट्रोजन का 7 दूनी 14 और 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाए, कार्बन 6 दूनी 12 और ऑक्सीजन का 8 दूनी 16 और नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 2, इसको आप कैलकुलेट कर लो। देखो 14 2 16, 16 दूना 32 और 14 2 16, 16 दूनी 32, 32 और 16 3 48, 12 60 हो गया। क्लियर। H2O की यदि बात करूं प्यारे बच्चों तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हो गया, 8 दूनी 16, 16 2 18 हो गया। इस प्रकार से इसका हम यहाँ पे आणविक द्रव्यमान भैया याद कर लो आप लोग, इसका 60 होता है, यूरिया का 60 होता है। अब यहाँ पे इतना जल्दी आप परमाणु क्रमांक यदि याद नहीं किए तो फिर दिक्कत होगी। जल का आणविक द्रव्यमान 18 होता है। अच्छा, इनके मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, जैसे 2 घटक है, एक आपका जल हो गया, दूसरा यूरिया हो गया। देखो बच्चा लोग, जल आपका पहला घटक है, जल आपका पहला घटक है और यूरिया दूसरा घटक। इसके मोल की संख्या कैसे निकालते हैं, जानते हैं कैसे, WA बटे MA। यदि हम मोल की संख्या A का निकालें, यदि हमारा जल का है तो WA बटे NA, NB का निकालेंगे W बटे MB, 72 बटे 18 और 6 बटे 60, ये निकल कर आया। अब हमको क्या करना है, यूरिया का मोल प्रभाज निकालना है। मोल प्रभाज ये होता है कि जिस घटक का हमको मोल प्रभाज निकालना होता है उसके मोल की संख्या ऊपर रखते हैं और बिलियन में जितने भी मोल है उसको नीचे रखते हैं, गुणे 100 करते हैं। एक घटक के मोलों की संख्या बटे समस्त घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात ही आपका क्या कहलाता है, आपका मोल प्रभाज कहलाता है। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मोल प्रभाज आप निकाल सकते हैं सिंपल तरीके से। मोल प्रभाज यदि परसेंटेज निकालना है वो भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मोल प्रभाज निकालते समय 100 का मल्टीप्लाई नहीं करते, इतना ध्यान रखना, आप कैलकुलेशन कर लेना, इसका अलग से कैलकुलेशन कर लेना। मैं यहाँ पर अलग से कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। जैसे देखो, मोल प्रभाज में हम 100 नहीं, यदि परसेंटेज पूछेगा तब हम 100 निकालेंगे, लेकिन मोल प्रभाज में एक घटक के मोलों की संख्या, जैसे B का निकालना है तो 0.1 और समस्त घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात 4-0.1। अब इसका आप जितना भी होगा प्यारे बच्चों कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है, इसका कैलकुलेशन कर लेना। मेथड मैंने बता दिया, एक घटक के मोलों की संख्या बटे समस्त घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात ही मोल प्रभाज कहलाता है। ये मोल प्रभाज निकालना था, तो यही मेथड लगाना, दूसरा कुछ भी मेथड आपको नहीं लगाना। ओके, समझ में आया इतना? चलिए आगे चलें। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट।
यूरिया के 6 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता वाले विलयन की मोलरता निकालना है। क्या निकालना है? मोलरता निकालना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो जरा, यूरिया का अणुभार मैंने बता ही दिया, वेट दे के रखा है 6 ग्राम, वेट दे के रखा है 6 ग्राम, देख लो जरा, वेट दे के रखा है, डब्ल्यू भी 6 ग्राम दे के रखा है। ओके, आप यूरिया का अणुभार अभी पिछले क्वेश्चन में निकाले थे प्यारे बच्चों, तो 60 आया था, और बोला है प्रति लीटर यानी 1 लीटर भी का मान 1000 है। मोलरता का फार्मूला क्या होता है? डब्ल्यू बी यानी वेट बटे आणविक द्रव्यमान गुणे 1000, भी का होता है एमएल में, भी का होता है एमएल में। डब्ल्यू बी का मान देके रखा 6, ठीक है, और हमने आणविक द्रव्यमान निकाला टोटल 60, 1000 बटे 1000 कट गया, 1000 से 1000 कट गया, ये 1000 से 1000 कट गया, बच्चा 6 बटे 60, सिंपल है, 1 बटे 10 हो गया। पूरा कैलकुलेशन करके मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। पेपर बहुत पास में भाई, और ऐसे में आपको लगाना बहुत जरूरी है। सिंपल है, आपको बहुत ज्यादा मात्रा में सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आराम से समझ में आ गया होगा कि यूरिया का मात्रा जो है वो 6 ग्राम है। कितना ग्राम है? 6 ग्राम। डब्ल्यू बी वेट देके रखा है 6 ग्राम। इसका आणविक द्रव्यमान निकालना चाहते हैं, अणुभार निकालना चाहते हैं। अणुभार कैसे निकालेंगे? हमने कहा ना, नाइट्रोजन का होता है 14, तो 2 है तो 14, 2 नाइट्रोजन है, 14 दूनी कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। कार्बन का होता है 12, आपका ऑक्सीजन जो का हो जाएगा 16, और हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन 4 हैं, और एक हाइड्रोजन का एक ही होता है, तो 4 हाइड्रोजन के 4, टोटल हो जाता है 60। ये भी बराबर 1000 ml कहां से आ गया प्यारे बच्चों? तो यहां से देख लो ना आप, 6 ग्राम प्रति लीटर देके रखा है, 6 ग्राम प्रति लीटर, मतलब 1 लीटर में 6 ग्राम है, तो भी बराबर 1000 ml। लीटर में देके रखा है तो हमने एमएल में बदल दिया, और इसको सिंपल क्वेश्चन हल कर दिया। मोलरता बराबर डब्ल्यू बी बटे एम बी गुणे 1000 बटे भी एमएल। तो डब्ल्यू बी का मान 6 आ गया, एम बी का मान 60 आ गया, 1000 बटे आपका वी भी 1000 आ गया, 1000 से 1000 कट गया। सिंपल है, ये क्वेश्चन बनेगा, सिंपल है, उम्मीद करता हूं बनेगा। सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है। ये क्वेश्चन यदि बन जाना हो भैया तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट रिवाइज तो कर रहे हैं, रिवाइज इसके पहले मैंने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ाया है, यदि आप हमारे चैनल पे जुड़े होंगे तो। यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की मात्रा निकालनी है। परसेंटेज मतलब 100 भाग में कितना उपस्थित है। देखो जरा, इसका वेट देके रखा है, मतलब द्रव्यमान 22 ग्राम देके रखा है, इसका भी द्रव्यमान देके रखा है, एम देके रखा है 122 ग्राम। देखो क्या होता है कि बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों मिले हुए हैं। अब ये दोनों मिल करके 100 भाग कहलाएंगे, और 100 भाग में बेंजीन कितना है और 100 भाग में कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना है। तो यदि हम बेंजीन की मात्रा 22 ग्राम लेके चलें, कार्बन टेट्राक्लोराइड के 122 ग्राम, तो कोई गलत नहीं कहलाएगा। कुल द्रव्यमान निकालें दोनों मिलाकर तो 144। अब 144 में निकालेंगे कि कितना मात्रा बेंजीन है और कितना कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जैसे हम बेंजीन का निकालना चाहते हैं तो बेंजीन 144 में से 22 भाग है, बेंजीन 144 में से 22 है, गुणे 100 भाग में निकाल रहे हैं। इसी प्रकार से कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालना चाहते हैं, ये भी 144 में 122 है, तो आपका 100 भाग में निकाल रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे 100 भाग का। इसको आप मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे, 2200 आ जाएगा, 2200 में 144 का भाग दे देंगे तो 15.27 आ जाएगा। यानी 100% में से 15.27% आपका बेंजीन है। और जब इसका आप भाग कर गुणा करके क्या करेंगे, भाग देंगे तो 84.72 आएगा। यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो परसेंटेज है 84.72% है। ये आपका प्यारे बच्चों बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड की परसेंटेज थी, मात्रा थी, परसेंटेज थी, मात्रा बेहतरीन रूप से आप कर लो। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए। ये बन गया हो तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यार रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन, फास्ट रिवीजन है, फटाफट देखो। देखो जरा, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 ml विलयन में घुला है तो विलयन की फार्मलता निकालनी है। बिल्कुल सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो जरा, NaCl का ग्राम सूत्र द्रव्यमान निकालेंगे। ग्राम सूत्र द्रव्यमान मतलब वही आणविक द्रव्यमान, सिंपल है, समझ लो आप। सोडियम का होता है 23 और क्लोरीन का 35.5 होता है। मैंने पहले ही बताया सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का 35.5, जुड़ करके हो जाएगा 58.5। NaCl का आपका इतना आ गया। और वेट कितना देके रखा है, वेट WB देके रखा है, ये तो आपका FM आ गया है ना, यानी ग्राम सूत्र द्रव्यमान आ गया। फार्मलता कहलाता क्या, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, किसकी, ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या पर बच्चों विलयन की फार्मलता कहलाती है। ठीक है, समझ में आया। तो हमने क्या कहा, NaCl का ग्राम सूत्र द्रव्यमान निकाल लिया। NaCl का मात्रा 5.85 देके रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये फार्मूला होता है, भी देके रखा है 200 ml। देखो 200 ml में विलयन में घुला है तो भी का मान देके रखा है 200 ml। तो FM निकालना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या करेंगे, WV बटे FM इंटू 1000 बटे V। WV का मतलब वेट कितना है 5.85, ये 0.85। FM मतलब ग्राम सूत्र द्रव्यमान है 58.5, और अब आपका 100 है तो 1000, तो 1000
भी का मान 200। आप कैलकुलेट कर दो, कैलकुलेट कर दो, बनेगा ना, बनेगा कि नहीं बनेगा कैलकुलेशन करते? जी हाँ बन जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन पर चलें। यार रिवीजन कर रहे हैं, फास्ट रिवीजन करेंगे, बिल्कुल टाइम लॉस नहीं करना, आपको टाइम लॉस नहीं करना, अगले क्वेश्चन पर चलना है। ग्लूकोज के 5% बिलियन के 25 डिग्री सेल्सियस पर परसरण दाब की गणना करना है। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान 180 है, आर का मान इतना है। देखो जरा क्या निकालना है आणविक द्रव्यमान। तो 5 ग्राम ग्लूकोज जो मिला हुआ है, 5% बता रहा है ना, ग्लूकोज 5%, यदि 5% यानी 5 ग्राम ग्लूकोज 100 में मिला है तो कितना ग्राम निकालना है? 180 ग्राम के लिए निकालना पड़ेगा। तो 180 ग्राम के लिए निकालेंगे तो 5 ग्राम का हो जाएगा 100, तो 1 ग्राम का हो जाएगा 100/5, 180 ग्राम का हो जाएगा भैया 1 ग्राम का 100/5, तो 180 ग्राम के 180 क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 20 पंचा 100, 18 दूनी 36, इतना लीटर हो गया। यानी मिलीलीटर में 3600 मिलीलीटर हो गया प्यारे बच्चों, और इसको लीटर बदले 3.6 लीटर हो जाएगा। हमको क्या निकालना है? ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान देके रखा है, परसरण दाब की गणना करनी है। क्वेश्चन क्या बोला? परसरण दाब की गणना करनी है। पीवी बराबर आरटी आपने पढ़ा है, पी का मतलब परसरण दाब, भी मतलब लीटर में आयतन 3.6 हो गया, आर का मान देके रखा क्वेश्चन में 0.0821, और फिर बच्चों जो आपका टी है वो 298 केल्विन ताप पर हो रहा है। कितना? 298 केल्विन ताप, समान ताप दाब पर हो रहा है, तो 298 केल्विन पर। ये गुणा में इधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, कट जाएगा, आंसर आ जाएगा वायुमंडलीय दाब पर 6.80 वायुमंडलीय दाब पर। देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। रिवीजन कर लो भाई, रिवीजन कर लो, फास्ट रिवीजन करा रहा हूं, बिल्कुल आपको रटना नहीं, समझना, समझाने के लिए यहां पर आया हूं, केवल समझाने के लिए। कैलकुलेशन अब आपके हाथ में, आप कितना फास्ट कर लेते हो। चलो अगला क्वेश्चन है, 4 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर बिलियन का हिमांक अवनमन 1.24 डिग्री सेल्सियस पाया गया, तो यूरिया का आणविक द्रव्यमान निकालो। ये देखो एक फार्मूला है, ये हिमांक अवनमन से एमबी का फार्मूला होता है 1000 गुणे केएफ, केएफ का मान देके रखेगा डब्ल्यू बी इंटू डेल टीबी, और ये आपका प्यारे बच्चों हिमांक अवनमन है डेल टीबी, और डब्ल्यू ए जो है जो भी आपका विलायक है उसका वेट है। जैसे आपका यहाँ पर देके रखा है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम यहाँ पर डब्ल्यू ए है, समझ रहे ना, ठीक है। तो डब्ल्यू बी आपका कितना देके रखा है? 4 ग्राम। विलेय का द्रव्यमान देके रखा है 4 ग्राम, विलायक का द्रव्यमान कितना है? 1000 ग्राम, तो डब्ल्यू ए आपका हो जाएगा 1000। विलेय हम बताए ना बी मानेंगे, विलायक को ए मानेंगे, तो आपका विलायक का प्यारे बच्चों, विलायक आपका 100 ग्राम है, देख सकते हैं, विलेय आपका 4 ग्राम है, तो विलेय 4 ग्राम है। केएफ का मान कहां से आ गया? तो ये हिमांक अवनमन यहां पर 1.24 डिग्री सेल्सियस है, ये सॉरी ये तो आपका हिमांक अवनमन है, तो डेल टी एफ है, और के एफ का मान क्वेश्चन में देके रखा है। यदि इतना बन रहा है तो फिर आप क्या करो, वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन कर लो, आप वैल्यू पुट कर दो, कैलकुलेशन कर लो, और आपका आंसर आ जाएगा सिंपल तरीके से। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का प्यारे बच्चों, इतना आप रिवाइज कर लोगे बहुत है। देखो सुक्रोज के 1 बिलियन में यहां पर 68.4 ग्राम ग्लूकोज 1000 मिलीलीटर बिलियर में है। भाई 68.4 ग्राम यानी आपका डब्ल्यूबी, विलेय का मात्रा भाई डब्ल्यूबी, वेट मैं बता रहा हूं बार बार, वेट इतना फास्ट कराने का तात्पर्य कि आपसे बने वेट देके रखा है भाई डब्ल्यूबी। फिर देखो 1000 ml में विलेय है, मतलब भी का मान देके रखा है 1000। अच्छा 293 केल्विन, टी का मान देके रखा है, तापमान देके रखा है, आर का मान देके रखा है 0.082। तो फिर क्या बोला है ज्ञात करने के लिए? परसरण दाब निकालना है। क्या निकालना है? परसरण दाब। इतना तो देके रखा है, डब्ल्यू बी का मान इतना है, भी का मान 1 लीटर है, 1000 ml मतलब 1 लीटर, टी का मान 298 केल्विन, आर का मान इतना देके रखा है। अच्छा यदि मैं कह दूं जो सुक्रोज है, सुक्रोज का क्या होता है सूत्र? C12H22O11, 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 ये सुक्रोज है। इसका एक कार्बन का 12, एक हाइड्रोजन का 1 और एक ऑक्सीजन का 16, टोटल कैलकुलेशन करोगे तो 342 आएगा, क्योंकि 12 कार्बन है, 12 बार हम 144, आपके पास 22 हाइड्रोजन है तो 22 हो जाएगा, और 11 ऑक्सीजन है, 16 गुणे 11 तो 11 6 66, और 11 कम 11 और आपका 6 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। टोटल जोड़ोगे कितना आएगा? परसरण दाब गुणांक कितना होगा? पाई बराबर हो जाएगा WB/RT/MB × V। ठीक है, वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे भी मैं कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ फिर बच्चों। और मैं एक चीज मैं कहना चाहूंगा, यदि आप वाकई में केमिस्ट्री की वीडियो तैयारी करना चाहते हैं, बस शिव कोचिंग क्लास में जाओ, प्लेलिस्ट विजिट करो, एक क्रम से वीडियो शुरू कर दो, देखना बस खत्म कहानी, आपको भटकने की जरूरत नहीं है। कोई भी टॉपिक को सर्च कर दो, शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से बस सर्च कर देना, आपको प्रत्येक टॉपिक का सोल्यूशन मिलेगा, ये मेरा वादा है।
सकता है। तो चलिए आज का पहला अपक्रिया देखिए, सेंडमेयर अपक्रिया है। सेंडमेयर अपक्रिया क्या होता है फिर बच्चों, एरोमेटिक प्राइमरी प्राथमिक एमीन पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया कराते हैं तो डाइजोनियम लवण बनता है और ये जो अस्थायी यौगिक होता है तथा क्यूप्रस लवण और उसके संगत हैलोजन अम्ल की उपस्थिति में विघटित होकर हैलोएरिन देता है। हैलोएरिन बनाने की विधि है फिर बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरोमेटिक एमीन पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया कराते हैं, फिर क्यूप्रस लवण का हम क्रिया कराते हैं तो हमें हैलोएरिन प्राप्त हो जाता है। पूरा कंप्लीट रिएक्शन यहाँ पर मिलेगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें। देखो प्राथमिक एमीन होता है, जैसे C6H5NH2 जुड़ गया, प्राथमिक एमीन है, इसे एनिलीन ही कहते हैं। इसे हम नाइट्रस अम्ल से करा दिए HNO2 से तो डाइजोनियम लवण बनता है, जिसका फार्मूला होता है यहाँ से H2 हट जाता है, N2Cl जुड़ जाता है, यानी एक N यहाँ से आता है फिर बच्चों और एक Cl तो N2Cl, ये डाइजोनियम लवण है C6H5N2Cl। फिर इसको किससे कराते हैं, क्यूप्रस लवण से CuCl से क्रिया कराते हैं तो हमारा बन जाता है फिर बच्चों क्या, हैलोएरिन यानी क्लोरोबेंजीन बन जाता है। बिल्कुल आपको स्क्रीनशॉट लेना है, इतना ही करना है। यदि केवल आ गया समीकरण दीजिए तो फिर आपको इतना समीकरण देना है। ये एनिलीन है, C6H5NH2 एनिलीन है, नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराया तो पहले क्या बना, डाइजोनियम लवण बना, फिर क्यूप्रस लवण से क्रिया कराया यानी क्यूप्रस क्लोराइड है प्यारे बच्चों तो ये आपका क्लोरोबेंजीन बन गया। मतलब यहाँ से N2 निकल करके बाहर चला गया, ये केवल Cl बचा। समझ रहे हैं ना। अब क्रिया सिंपल है, अब क्रिया मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। पहले आपका क्या था, प्राथमिक एमीन C6 एरोमेटिक है, C6H5NH2 ये आपका प्राथमिक एमीन हो जाता है। इसकी क्रिया नाइट्रस अम्ल HNO2 नाइट्रस अम्ल साथ में HCl में तो बेंजीन डाइजोनियम लवण बनाता है, C6H5 बनाता है N2Cl, ये बेंजीन डाइजोनियम लवण है। इसको क्यूप्रस क्लोराइड से क्रिया कराते हैं फिर बच्चों तो C6H5Cl होता है और आपका जो N2 है वो बाहर हो जाता है। इस प्रकार से इसकी अपक्रिया होती है, इतना ही करना है आपको, ठीक है। तो ये आपका सेंडमेयर अपक्रिया है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ही कराऊंगा केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और कुछ नहीं प्यारे बच्चों, तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसके जगह आप दूसरा कुछ भी यौगिक ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर N2Cl, यहाँ पर CuCl बनाया, हम इसके जगह पर बच्चों CuBr भी ले सकते हैं, इसके जगह और भी यौगिक ले सकते हैं, लेकिन आपको ज्यादा नहीं। अब पेपर है, पेपर के टाइम में केवल आपको ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ना है जो कि एग्जाम में आए, ठीक है। चलिए अगला जो आपका रिएक्शन है हाफमैन विधि, हाफमैन अपक्रिया को समझाइए, ये क्वेश्चन आता है। तो देखो एल्किल हैलाइड को जब हम अमोनिया के जलीय एवं एल्कोहली विलयन के साथ बंद नली में 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार के एमीन प्राप्त होते हैं। प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है, द्वितीयक एमीन प्राप्त होता है, तृतीयक एमीन प्राप्त होता है। हाफमैन अपक्रिया बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, आप एक भी मिस नहीं करना जितने में करा रहा हूं। एल्किल हैलाइड लेना है और अमोनिया के जलीय अथवा एल्कोहली यानी अमोनिया का जल के साथ मिश्रण या एल्कोहल के साथ मिश्रण लेकर के एक नली में बंद करके 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे तो पहले विभिन्न प्रकार के एमीन यानी प्राथमिक एमीन, फिर द्वितीयक एमीन, फिर तृतीयक एमीन प्राप्त होता है। देखिएगा जरा फटाफट, यहां पर मैं समझा रहा हूं, आप लिखते चलेंगे। जैसे देखिए एल्किल हैलाइड है, ये एल्किल है C2H5, इसे बोलते हैं आपका एथिल, एथिल आयोडाइड है प्यारे बच्चों। जब NH3 यहां से क्रिया कराया हमने तो I जो है हटा, एक H लेकर चला गया तो NH2 जुड़ गया, ओके, ये पहला पद हो गया। फिर यही पद जो है पुनः एल्किल हैलाइड से क्रिया करता है तो एक H फिर से हटा और I लेकर चला गया तो C2H5 दो ठो हो गए और आपका NH हो गया। फिर अगले स्टेप में पुनः ये क्रिया करेगा C2H5I से तो फिर एक I जो है H को उठा के ले जाता है, I H को ले गई तो आपका C2H5 3 हो गया तो तृतीयक एमीन हो गया। इसके बाद फिर से जब एल्किल हैलाइड से क्रिया कराते हैं तो डायरेक्ट ही अटैच होता है, जिसे हम चतुष्क यौगिक भी कहते हैं। सिंपल है हमारा मतलब, एल्किल हैलाइड बंद अमोनिया, एक बंद नली में अमोनिया युक्त जलीय विलयन के साथ क्रिया कराते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो विभिन्न प्रकार के एमीन प्राप्त होते हैं। समझ में आया कुछ बच्चा लोग? पहले हमने एथिल आयोडाइड लिया था, NH3 से क्रिया कराया तो एक IH को उठा के ले गया, HI बाकी जुड़ गया। फिर जो बचा फिर से उसको एल्किल हैलाइड से क्रिया कराया तो फिर I आया, H को उठा के ले गया, फिर से बाहर हो गया, जो बचा यहां पर लिख दिया, यानी C2H5 दो हो गए, NH बचा। फिर इसका जो बचा हमारा फिर वो
एल्किल हैलाइड से क्रिया किया तो आई आया, H को उठा ले गया तो अब C2H5 3 हो गए, N हो गया प्यारे बच्चों। चलो अब फिर इसके बाद पुनः यहाँ पे क्रिया किया तो डायरेक्ट जुड़ गया, सिंपल है, चतुष्की यौगिक बन गया। समझ में आया कुछ? बिल्कुल हाँ, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार करना है। चलिए ये जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन, कोल्वे अभिक्रिया, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कम समय में कोशिश करूंगा समझाने को। तो कोल्वे अभिक्रिया में क्या होता है, सोडियम फिनाक्साइड, फिनाक्साइड का मतलब क्या होता है मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूं। जैसे प्यारे बच्चों बेंजीन है तो इसके साथ सोडियम जुड़ा है और ऑक्साइड, तो फिनाक्साइड फेनिल से फिनाक्साइड, फिनाक्साइड सोडियम फेनिल से फिनाक्साइड, ये हो गया। तो ONA है, सोडियम फिनाक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक बंद नली में उच्च दाब पर 400 केल्विन पर गर्म करते हैं। कितने केल्विन पर? 400 केल्विन पर गर्म किया जाता है, तब सोडियम सैलिसिलेट बनता है। क्या? सोडियम सैलिसिलेट बनता है प्यारे बच्चों, ये आपका अभिक्रिया है। और तथा मुख्य क्रियाफल बेंजोइक अम्ल का निर्माण होता है। अगले स्टेप में ये अम्लीय माध्यम में COOH हटता है और यहाँ पे H जुड़ जाता है। समझ में आया कुछ? जो आपका ये सोडियम फिनाक्साइड है इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 125 डिग्री सेल्सियस ताप पर बंद नली में क्या करते हैं, इसको प्यारे बच्चों गर्म करते हैं, तो यहाँ पर बनता है सोडियम सैलिसिलेट, ये सोडियम सैलिसिलेट है। फिर प्यारे बच्चों इसका मुख्य जो उत्पाद है वो क्रियाफल के रूप में बेंजोइक अम्ल के रूप में प्राप्त होता है, बेंजोइक अम्ल का निर्माण करता है। कोल्वे अभिक्रिया इतना ही है, इतना ही है, आपको ज्यादा झंझट नहीं करना है, जितना आपसे पूछा जाए क्वेश्चन उतना ही करो, ज्यादा आपको ज्ञाता नहीं बनना है। अभी एग्जाम के टाइम पे उतना ही करना है जितना आपसे पूछा जाए। तो केवल यदि समीकरण पूछा जाए तो समीकरण में इतना दे देना, यदि समझाने को आ जाए कोल्वे अभिक्रिया तो आप कंप्लीट लिख देना। इसके बाद आपका एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया आता है जो फिनाल का संघनन अभिक्रिया होता है, वो बेकेलाइट बनाता है। यह क्वेश्चन आ जाए कि फिनाल से बेकेलाइट कैसे बनाएगा, तो यहां पर आप देख लो बच्चा लोग कि फार्मेल्डिहाइड की अधिकता में HCHO फार्मेल्डिहाइड की अधिकता में फिनाल की अभिक्रिया से फार्मेल्डिहाइड रेजिन बनता है, मतलब बेकेलाइट बनता है। यही है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा फिनाल है C6H5OH, यानी बेंजीन रिंग के साथ OH जुड़ जाए तो आपका ये बन जाता है फिनाल। ये फार्मेल्डिहाइड है, जितना आवश्यकता पड़ेगा हम ले सकते हैं। फार्मेल्डिहाइड की उपस्थिति में बेकेलाइट बनाता है। ये आपका बेकेलाइट का फार्मूला CH2OH CH2OH CH2OH, मतलब ये अर्थो है प्यारे बच्चों, ये दोनों आजू बाजू क्या है, अर्थो है, तो अर्थो पे जुड़ जाता है। और ये मेटा है, ये पैरा CH2OH, यानी अर्थो के दोनों पोजीशन पर और नीचे जो पैरा पोजीशन है उस पोजीशन पर यहाँ पर CH2OH जुड़ता है, तो आपका बन जाता है क्या, बेकेलाइट बनता है। क्या प्यारे बच्चों, बेकेलाइट बनता है। बिल्कुल छोड़ना नहीं है, अभिक्रियाओं को करते चलना है। कितने अभिक्रिया हो गए प्यारे बच्चों आपके? यहाँ पर आप 4 अभिक्रिया कंप्लीट कर लिए है ना। पहला अभिक्रिया क्या था, सेंडमेयर, फिर हाफमैन और आपका कोल्वे संघनन, और 5वां अभिक्रिया है प्यारे बच्चों जो बिल्कुल पॉपुलर है, हुंस-डीकर विधि है, हुंस-डीकर अभिक्रिया है। इसमें करते क्या है कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को, देखो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण क्या होता है, जैसे प्यारे बच्चों आपके पास C6H5 है, COOH है, तो ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका सिल्वर लवण कब बनता है, तो C6H5 COO, H को हटाकर Ag जोड़ दो, क्या जोड़ दो, Ag जोड़ दो, तो ये सिल्वर लवण बन गया। C6H5 COO Ag जुड़ गया तो सिल्वर लवण बन गया। सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ, देखो जरा यहाँ पर अक्रिय विलायक की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं तो एरिल ब्रोमाइड बनता है, मतलब CO2 अलग हो जाता है, AgBr अलग हो जाता है और इसके जगह ब्रोमीन जुड़ जाता है। बस यही है हुंस-डीकर अभिक्रिया, यही है हुंस-डीकर अभिक्रिया। कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न होती है। एक बार मैं आपको समझा दूं जरा, यहाँ पर देखो जरा C6H5 COO, यदि H होता प्यारे बच्चों तो अम्ल होता, Ag जुड़ गया तो आपका क्या कहला गया, ये लवण कहला गया। ब्रोमीन से या आयोडीन से क्रिया करा दो कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो एक Ag जो है AgBr बनाएगा, एक Ag जो है AgBr बनाएगा, एक जो हमारा CO2 है वो अलग हो जाएगा प्यारे बच्चों, और मुख्य उत्पाद जो बनने वाला है C6H5 और ये Br जाकर यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये Br यानी ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ जाएगा। सिंपल है, देख सकते हो, यही आपका हुंस-डीकर अभिक्रिया है, इससे कुछ आगे करना ही नहीं है। हुंस-डीकर अभिक्रिया में इतना ही करना है। समझ में आया कुछ प्यारे बच्चों? हुंस-डीकर अभिक्रिया समझ लिए, संघनन अभिक्रिया समझ लिए। इसके बाद एक आता है रेसिंग विधि। रेसिंग अभिक्रिया क्या है, देखो जरा,
क्लोरोबेंजीन बनाने की ये आपकी विधियां हैं प्यारे बच्चों। देखो जरा, बेंजीन वाष्प को हम वायु के उपस्थिति में HCl गैस मिश्रण के साथ 230 डिग्री सेल्सियस पर क्यूप्रस क्लोराइड के क्यूप्रिक क्लोराइड के उपस्थिति, ये क्यूप्रिक क्लोराइड है, क्यूप्रस नहीं है। क्यूप्रस होता तो CuCl होता। क्यूप्रिक क्लोराइड के उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं प्यारे बच्चों तो क्लोरोबेंजीन बनता है। ये हमारा बेंजीन का वाष्प है, वायु के उपस्थिति में HCl गैस मिश्रण के साथ इसको क्या करते हैं 230 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। तो यहां से होता क्या है प्यारे बच्चों, जो C6H5 है ये एक Cl लेकर C6H5Cl बना लेता है। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बैलेंसी कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल आप चिंता ना करो। ऑक्सीजन जितना लेना हो तो ले सकते हो, क्योंकि H जो है O से क्रिया करके H2O बना देता है। तो ये रेसिंग विधि है। रेसिंग विधि में क्या करते हैं, बेंजीन का वाष्प लिया जाता है, वायु के प्रेजेंस में HCl गैस का मिश्रण होता है, 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर इनको मिलाकर क्या करते हैं, गर्म करते हैं प्यारे बच्चों। तो गर्म करने के फलस्वरूप हमें इस प्रकार की क्रिया प्राप्त होती है। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे चलें प्यारे बच्चों। एक बार मैं बता रहा हूं कि जैसे आपने 6 अभिक्रिया पढ़ लिया, ठीक है। अब इसमें प्यारे बच्चों आपको 1-2 और कराऊंगा। जैसे यहां पर मैं बुलटज फिटिंग अभिक्रिया कराने वाला हूं। बुलटज फिटिंग में क्या होता है, देखिए जरा, बुलटज फिटिंग बता रहा हूं, फिटिंग नहीं कह रहा हूं, बुलटज फिटिंग। बुलटज फिटिंग में क्या होता है, एक हैलोएल्केन लेना और एक हैलोएरिन लेना है, दोनों को क्रिया करा देना है सोडियम की उपस्थिति में। बस देखो जरा, मैं 3 चीजें यहां पे बताना चाहता हूं, कुछ चीजें यहां पर आप समझ लेना बच्चा लोग। थोड़ा से यदि आप समझ लोगे हो सकता है आगे आपका काम आ जाए, क्वेश्चन ही आ जाए। बुलटज अभिक्रिया होता है एक बुलटज फिटिंग अभिक्रिया। बुलटज फिटिंग अभिक्रिया क्या होता है, फिटिंग अभिक्रिया होता है प्यारे बच्चों, और एक होता है आपका फिटिंग अभिक्रिया। जरा ध्यान देना, 3 अभिक्रियाएं होता है। तो बुलटज अभिक्रिया में 2 एल्किल हैलाइड लेते हैं। क्या लेते हैं, एल्किल हैलाइड, 2 अणु लेंगे। ठीक है, हैलाइड क्या लेंगे, एल्किल हैलाइड। बुलटज फिटिंग में क्या होता है, एक एल्किल हैलाइड, ठीक है, और एक एरिल हैलाइड। क्या, एरिल हैलाइड, यानी प्यारे बच्चों आप क्लोरोबेंजीन ले सकते हैं, हैलाइड। ठीक है, और इसमें 2 एरिल हैलाइड, 2 एरिल हैलाइड, बस। बाकी सब कुछ हैलाइड। ठीक है, ये बड़ा ला है हैलाइड। मतलब बुलटज अभिक्रिया में केवल हम 2 एल्किल हैलाइड लेंगे। फिटिंग आ गया बुलटज फिटिंग अभिक्रिया, तो इसमें एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड, मतलब एक हैलोएरिन और एक हैलोएल्केन, इन दोनों को मिला करके शुष्क ईथर की उपस्थिति में तीनों में क्रिया होगी। सोडियम के साथ क्रिया कराएंगे प्यारे बच्चों, तो हमें जो है उत्पाद प्राप्त होगा। यहां पर आप देख सकते हैं बुलटज फिटिंग में कि हैलोएरिन का हैलोजन परमाणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम और हैलोएल्केन से अभिक्रिया करके एल्काइन समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। देखो जरा, यहां से क्लोरीन जो है हटता है और CH3 यहां पे जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है क्लोरोबेंजीन, ये हो जाता है टालुइन। क्वेश्चन कैसे बनता है, क्लोरोबेंजीन से टालुइन बनाओ, तो फिर आप बना सकते हो, सिंपल है। बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, बनेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरोबेंजीन से यदि टालुइन पूछ दे तो आप ऐसा करा सकते हो। ओके, समझ में आया। ये क्लोरोबेंजीन था, ये बन गया आपका क्या, टालुइन बन गया शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ये है आपका बुलटज अभिक्रिया। इसी की जगह फिटिंग अभिक्रिया, जैसे हमने क्लोरोबेंजीन तो 2 क्लोरोबेंजीन ले लिया, सोडियम के साथ क्रिया कराया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो सोडियम NaCl अलग हो गया, दोनों आपका फिनिल समूह जुड़ गया, तो डाइफिनिल बना लिया। ये फिटिंग अभिक्रिया है, ये फिटिंग अभिक्रिया। बुलटज अभिक्रिया, बुलटज फिटिंग और फिटिंग अभिक्रिया तीनों जो है शुष्क ईथर की उपस्थिति में होते हैं, सोडियम के साथ ही क्रिया कराई जाती है। बस सिंपल है। यदि हम बुलटज अभिक्रिया की बात करें प्यारे बच्चों, तो बुलटज अभिक्रिया में आपका केवल और केवल क्या होता है, बुलटज अभिक्रिया में आपका होता है एल्किल हैलाइड, है ना। बुलटज फिटिंग में हो जाता है एल्किल और एरिल हैलाइड। और प्यारे बच्चों यदि हम फिटिंग अभिक्रिया की बात करें तो फिटिंग में केवल होता है, क्या होता है, तो एरिल हैलाइड होता है, दोनों को दोनों। ठीक है, तो इतना अभिक्रिया आप पढ़ो और आप बिल्कुल, आपको ऐसा लग रहा हो प्लीज कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा, पसंद आ रहा है, तो आप अभी के अभी मैसेज करना, कमेंट करना। और यदि आपका डिमांड सही रहा कि हाँ यार आप लोग इसे पढ़ रहे हो, हमारा पढ़ाया हुआ कुछ आपको समझ में आ रहा है, अभी फास्ट रिवीजन है, तो हम अगला वीडियो भी जल्द ही ला देंगे। कब क्रिया है, बुलटज अभिक्रिया। इसके पहले मैंने बताया था जब बुलटज फिटिंग में, तो तीनों बता दिया था, बुलटज अभिक्रिया, बुलटज फिटिंग और फिटिंग। एक बार फिर से यहां पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। यहां पर एक पहले आप थोड़ा बुलटज अभिक्रिया देखें, फिर बुलटज आपका फिटिंग आता है मेरे बच्चों, क्या, फिटिंग, और फिर तीसरा आपका आता है फिटिंग अभिक्रिया। बार बार क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड है। बुलटज अभिक्रिया में क्या होता है, जब एल्किल हैलाइड को सोडियम या कॉपर या सिल्वर चूर्ण के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो पैराफिन प्राप्त होता है। मतलब जो बुलटज अभिक्रिया है वो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया है, और जो फिटिंग अभिक्रिया है वो एरिल हैलाइड की अभिक्रिया यानी हैलोएरिन की अभिक्रिया है।
जैसे हमने यहाँ पे एल्किल हैलाइड लिया, यहाँ पे भी एल्किल हैलाइड लिया, इसके जगह यदि हम एरिल हैलाइड ले लें, क्या ले लें, एरिल हैलाइड, तो फिर वो आपका कहलाता है फिटिंग अपक्रिया। तो जब हम एल्किल हैलाइड को सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं, किसके उपस्थिति में, शुष्क ईथर के उपस्थिति में, तो जो आपका सोडियम है एक्स से यानी हैलोजन तत्व से क्रिया करके NaX बना लेता है और R मतलब एल्केन बनाता है, पैराफिन बनाता है। जैसे यहां पर मेथिल आयोडाइड है, ये मेथिल आयोडाइड है, इसके 2 अणु लिया हमने और सोडियम के साथ क्रिया करा लिया, तो सोडियम यहां पर सोडियम आयोडाइड बना लिया। और प्यारे बच्चों CH3 ये बन गया एथेन, जिसे पैराफिन कहते हैं। इसके जगह थोड़ा ध्यान देना, इसके जगह यदि हम C2H5 ले लें, सॉरी C6H5 यानी फेनिल समूह जोड़ दें, तो आपका बन जाता है प्यारे बच्चों एरिल हैलाइड। क्या बन जाता है, एरिल हैलाइड। C6H5 जोड़ दें, दोनों की जगह क्या जोड़ दें, C6H5 जोड़ दें, तो फिर हमारा यहां पे डाइफेनिल बनेगा, वो आपका कहला जाएगा फिटिंग अपक्रिया। लेकिन वुडज फिटिंग में क्या होता है, एक साइड एल्किल हैलाइड और एक साइड एरिल हैलाइड लेते हैं। ओके, तो वुडज अपक्रिया कंप्लीट है कि एल्किल हैलाइड हमने लिया, सोडियम के चूर्ण के साथ क्रिया कराया शुष्क ईथर के उपस्थिति में, तो पैराफिन प्राप्त हो गया। तो वुडज अपक्रिया, वुडज फिटिंग और फिटिंग, तीनों अपक्रियाओं को आप एक साथ तैयार करेंगे। मैंने कहा ना, R के जगह आप एक जगह C6H5 जोड़ दो और एक जगह CH3 जोड़ दो, तो एक साइड एरिल हैलाइड, एक साइड एल्किल हैलाइड, तो आपका वुडज फिटिंग कहलाएगा। लेकिन दोनों साइड आप एरिल हैलाइड जोड़ दो, C6H5 I के साथ जोड़ दो, Br के साथ जोड़ दो, तो वहां पे बन जाता है आपका क्या, फिटिंग अपक्रिया। समझ में आया, ये आपका वुडज फिटिंग अपक्रिया हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक अपक्रिया आता है एल्कोहल से फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, देखो काफी इंपॉर्टेंट है, जो AlCl3 के उपस्थिति में होता है। तो फिनाल की क्रिया संगत एल्किल हैलाइड से कराने पर, एल्किल हैलाइड जैसे मान लीजिए CH3 है, CH3 के साथ ब्रोमीन जोड़ दो, CH3 के साथ आयोडीन जोड़ दो, फ्लोरीन जोड़ दो, क्लोरीन जोड़ दो, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड ये आपका फिनाल है, फिनाल की क्रिया संगत एल्किल है, फिनाल मतलब C6H5 आपका प्यारे बच्चों क्या है, फेनिल बनता है, फेनिल के साथ OH जुड़ा है तो फिनाल है, बेंजीन रिंग के साथ OH जुड़ा है तो फिनाल है। इसकी क्रिया एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो आर्थो एवं पैरा समव्ययी प्राप्त होता है, ठीक है। आर्थो एवं पैरा AlCl3 मतलब यहां से यहां से आपका H निकलेगा, किसी भी यहां से भी निकाल सकते हो, हर एक कार्बन के पास आपके पास एक हाइड्रोजन होता है, तो H निकलता है, I से क्रिया करके HI बना लेता है, और कुछ मात्रा में आर्थो आपका समव्ययी प्राप्त होता है, कुछ मात्रा में पैरा समव्ययी प्राप्त होता है। जितने भी महत्वपूर्ण अपक्रियाएं करा रहा हूं, बिल्कुल एक भी आपको छोड़ना नहीं है, एक भी अपक्रिया छोड़ना नहीं है, करते चलना है, फास्ट रिवीजन है प्यारे बच्चों। अगला देखो सल्फोनीकरण, एल्कोहल का सल्फोनीकरण क्या होता है, सेम अपक्रिया है, जैसे आपने फ्रीडल क्राफ्ट कर लिया एल्कोहल का, वैसे आपका सल्फोनीकरण होता है कि सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया कराने पर आर्थो एवं पैरा फिनाल सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। H2SO4 ले लिया तो कुछ आर्थो की जगह और कुछ पैरा की जगह, देख लो सिंपल है, मेहनत बिल्कुल नहीं करना, थोड़ा सा लॉजिक लगाना। जैसे हमने सल्फोनीकरण में किसकी क्रिया करा दी थी, एल्किल हैलाइड की क्रिया कराई थी, यहां पर H2SO4 तो सल्फो समूह जुड़ गए, SO3H सल्फो समूह होता है, SO3H अर्थो की जगह में और पैरा की जगह में, तो SO3H सल्फो समूह जुड़ रहा है, तो ये सल्फोनीकरण हो गया। समझ में आया, कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एक आप अर्थो की जगह जोड़ दो, एक पैरा की जगह। यदि आ गया कि फिनाल से अर्थोफिनाल सल्फोनिक अम्ल बनाओ, फिनाल से पैराफिनाल सल्फोनिक अम्ल बनाओ, तो फिर आपको इतना ही कराना है। यह क्वेश्चन आ गया, फिनाल की निम्नलिखित अपक्रिया संपन्न कराओ, सल्फोनीकरण आ गया, नाइट्रीकरण आ गया, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिनाल से फिनाल सल्फोनिक अम्ल, फिनाल से पैराफिनाल सल्फोनिक अम्ल, या यहां से भी प्यारे बच्चों पूछ सकता है, कहीं से भी अपक्रिया के नाम से। यदि आपको नाम पता है ना, तो आपको यहां पर जो भी अपक्रियाएं पूछी जाएगी तो आपसे बनेगा पेपर में। जैसे ब्रूटज अपक्रिया में प्यारे बच्चों आ जाएगा एल्किल हैलाइड से आप पैराफिन बनाओ, ऐसे पूछा जाता है। चलिए, इसके बाद आपका नाइट्रीकरण, सेम रिएक्शन है, बिल्कुल भटकने की जरूरत नहीं है। नाइट्रीकरण दो कंडीशन में होता है, एक आपका तनु HNO3 से क्रिया करने पर और एक आता है सांद्र HNO3 से क्रिया करने पर, फिनाल की क्रिया। तो तनु HNO3 से क्रिया कराते हैं तो आपका वही बनता है आर्थोफिनाल, सॉरी यहां पर मेरे बच्चों यहां पे NO2 नाइट्रो फिनाल बन जाता है, पैरा नाइट्रोफिनाल बन जाता है, आर्थो नाइट्रोफिनाल और पैरा नाइट्रोफिनाल बनता है, आर्थो नाइट्रोफिनाल पैरा नाइट्रोफिनाल। सेम सल्फो समूह SO3H था, नाइट्रीकरण में HNO3 से क्रिया कराए, NO2 जुड़ गया। ज्यादा रटना नहीं है ना, सेम है। जिस प्रकार से फ्रीडल क्राफ्ट, उसी प्रकार से आपका सल्फोनीकरण,
उसी प्रकार से आपका नाइट्रीकरण। लेकिन जब सांद्र HNO3 लेते हैं, नाइट्रिक अम्ल लेते हैं, तो यहां पर बनता है पिक्रिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? पिक्रिक अम्ल। ये आपका फिनाल है। ये क्या है? फिनाल है। HNO3 से क्रिया करता है तो आपका पिक्रिक अम्ल बनाता है। पिक्रिक अम्ल प्यारे बच्चों क्या बनाता है? पिक्रिक अम्ल। लिख लो, पिक्रिक अम्ल बनाता है। ठीक है, पिक्रिक अम्ल बनाता है। ओके, यहां तक क्लियर है कि जब हम प्यारे बच्चों सांद्र HNO3 लेते हैं, सांद्र HNO3 सांद्र लेते हैं, तो आपका पिक्रिक अम्ल बनता है। यहां पे आपका दोनों अर्थो है और पैरा समव्ययी पे यहाँ पे NO2 जुड़ता है, पैरा के स्थान पर NO2, तो अर्थो पे और पैरा पे जुड़ गया ना। ये आपका बन गया भैया नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराएंगे HNO3 से। केवल सिंपल है, पेपर है, फास्ट रिवीजन करो, फास्ट रिवीजन करो, जो कि काम का चीज है फिर बच्चों। यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है, देखो जरा, फिनाल का अभिक्रिया हैलोजनीकरण पूछा जाता है। देखो हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण में दो कंडीशन होता है। देखो जैसे अभी आपको कराया था मैंने, तो अर्थो ब्रोमो जैसे यहाँ पर बन रहा है पैरा ब्रोमो, अर्थो नाइट्रो बन रहा था। तो जैसे डायरेक्ट यदि आप यहाँ पर मान लीजिए उत्प्रेरक अलग अलग लेते हैं, जैसे यहाँ H2A की उपस्थिति में क्रिया कर रहा है, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति या कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया करता है। तो यहाँ पर देखो, जब फिनाल की क्रिया हम जलीय ब्रोमीन के साथ कराते हैं, जल के माध्यम की उपस्थिति में ब्रोमीन से कराते हैं, तो आपको देखना भैया कितने नंबर पर, 1 2 3 4 5 6, तो 2 नंबर पर, 4 नंबर पर और 6 नंबर पर ट्राई 3 जुड़े हैं, ट्राई ब्रोमो है, ब्रोमो फिनाल, तो 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनाल बनाता है। ठीक है, ये आपका हैलोजनीकरण है। हैलोजनीकरण मतलब हैलोजन तत्वों का जुड़ना। तो ये आपका फिनाल था। फिनाल में बेंजीन रिंग में OH जुड़ा है तो फिनाल होता है, बेंजीन रिंग में OH जुड़ा है तो फिनाल होता है। ब्रोमीन की क्रिया कराते हैं, तो जब जलीय माध्यम में क्रिया कराते हैं तो ये 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनाल बनाता है। फिनाल की क्रिया जलीय ब्रोमीन के विलयन के साथ कराते हैं तो 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनाल बनाता है। क्या बनाता है? 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनाल बनाता है। और HBr आपका निकल जाए, क्योंकि H यहां से निकलेगा, Br, हालांकि जितने यहां से भैया जितने में ब्रोमीन जुड़ेगा वहां से H निकलेगा तो HBr बना लेगा। लेकिन वहीं पे जब हम यहाँ पर H2O ना लेकर के क्लोरोफॉर्म ले लेते हैं तो अर्थोब्रोमोफिनाल बनाता है और पैराब्रोमोफिनाल बनाता है। क्या? अर्थोब्रोमोफिनाल और पैराब्रोमोफिनाल। क्या बनाता है प्यारे बच्चों? अर्थोब्रोमोफिनाल और पैराब्रोमोफिनाल। एक भी रिएक्शन छूटना नहीं चाहिए, एक भी रिएक्शन छूटना नहीं चाहिए। चलिए, साटन बामन अभिक्रिया पढ़े हो आप लोग? नहीं पढ़े तो अभी पढ़ लो। एल्कोहल और फिनाल दोनों क्षार की उपस्थिति में बेंजोइल क्लोराइड के साथ क्रिया करके बेंजाइल भी उत्पन्न बनाते हैं। मतलब ये एल्कोहल का भी क्रिया है और आपका फिनाल, साटन बामन अभिक्रिया एल्कोहल फिनाल दोनों देते हैं। एल्कोहल में क्या होता है प्यारे बच्चों? आपका एल्किल समूह में OH जुड़ा रहता है। फिनाल में क्या होता है? आपका बेंजीन रिंग C6H6 में एक H हटाकर OH जोड़ दो, तो बेंजीन रिंग के साथ OH जुड़ा है तो आपका फिनाल बन जाता है। एसिटिल क्लोराइड आप दोनों में लेके चलेंगे, NaOH की उपस्थिति में क्रिया करता है। सिंपल है। तो क्लोरीन हटा और यहां से H हटा, क्लोरीन हटा, H हटा, HCl बनाया, बाकी ज्वाइंट हो गया। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। यही साटन बामन अभिक्रिया है। बेंजाइल भी उत्पन्न बनाता है। देखो जरा, यहां से H हटा, यहां से क्लोरीन हटा, HCl बाहर हो गया और सीधा बना लिया यौगिक। तो साटन बामन अभिक्रिया नाम से पूछा जाएगा। कैसा पूछा जाएगा? साटन बामन अभिक्रिया को समझाइए। साटन बामन अभिक्रिया, तो साटन बामन अभिक्रिया में क्या होता है फिर बच्चों? एल्कोहल और फिनाल दोनों क्षार की उपस्थिति में क्रिया करते हैं। क्षार आपका NaOH हो गया, एल्कोहल यानी आपका C6H5OH, इसकी जगह CH3OH भी ले सकते हो। यानी आपके पास एल्किल समूह है, उसमें OH जोड़ दो तो आपका पेड़ बच्चों बन जाता है एल्कोहल। लेकिन वहीं पे यदि आपका बेंजीन रिंग है और OH जोड़ दो तो आपका बन जाता है क्या? ये आपका फिनाल बन जाता है। दोनों के दोनों बेंजोइल क्लोराइड है, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड C6H5COCl, ये भी बेंजोइल क्लोराइड है। यहां का Cl H से क्रिया करके HCl बना लिया और सीधा आप सिंपल लिख दो, जैसा भी CH3 C6H5O C6H5, ऐसे यहां पर C2H5O C6H5 है ना, C6H5 ऐसा। चलो, ये साटन बामन अभिक्रिया हो गया। जब हम प्यारे बच्चों यहां पर फिनाल की क्रिया एल्कोहल से करा दें, फिनाल की क्रिया एल्कोहल, फिनाल हमने बताया बेंजीन रिंग के साथ OH जुड़ा रहता है और एल्कोहल में एल्किल समूह रहता है आपका एक और OH समूह। ठीक है, ये थोरिया है, THO2 थोरिया है। तो जब अपन फिनाल और एल्कोहल दोनों का मिश्रण यहां पर प्यारे बच्चों थोरिया के उपस्थिति में थोरिया पर प्रवाहित करते हैं तो मिश्रित ईथर बनता है। देखो यहां पर, ठीक है, क्या बन जाएगा? ये एथिल, फेनिल एथिल ईथर है ना, ये फेनिल हो जाएगा और ये एथिल हो जाएगा, तो एथिल फेनिल ईथर ऐसा कर दो। ठीक है, क्या? एथिल
ई से स्टार्ट होता है, पी बाद में तो एथिल फेनिल ईथर प्लस H2O बीच से निकल जाता है, यहाँ से H निकलता है और यहाँ से OH H2O निकल जाता है, ईथर बनाता है। ईथर आप क्या पहचान है, बीच में आपका प्यारे बच्चों O हो और आजू बाजू चाहे दोनों साइड आपका फेनिल समूह जुड़ा हो या तो आपका एल्किल समूह जुड़ा हो, वो होता है आपका ईथर समूह। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, महत्वपूर्ण है, काम की चीजें हैं प्यारे बच्चों, इसलिए मैं ऐसी अभिक्रियाओं को कह रहा हूं कि कर लेना आप लोग। ठीक है, क्योंकि काम की चीज है, बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है। ओके, चलिए अगला आपका आता है बुचरर अभिक्रिया। आपने नाम सुना होगा बुचरर अभिक्रिया, इसे बुकरर अभिक्रिया भी कहते हैं। ये क्या होता है, फिनाल को जब जलीय अमोनियम सल्फेट या सल्फाइड अमोनियम सल्फेट के साथ गर्म किया जाता है तो OH समूह एमिनो समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है, यानी OH हटता है NH2 जुड़ता है, सिंपल, और कुछ भी नहीं है इस रिएक्शन में। C6H5OH ये आपका क्या है, फिनाल है, यहां से OH हटा NH2 जुड़ गया, बस सिंपल। यहां पर उत्प्रेरक याद रखना पड़ेगा, उत्प्रेरक याद रहना चाहिए। अब NH3 जो है यहां से OH है ना, तो OH में एक H चाहिए तो H2 बना लेता है, और NH3 में एक H हटकर OH के साथ क्रिया कर लिया, NH2 जुड़ गया और ये आपका हो गया अमोनियम सल्फाइड। SO3 जुड़ा है तो सल्फाइड। यदि आपका NH4 और होता SO4 तो फिर अमोनियम सल्फेट होता है। ठीक, यदि क्वेश्चन आ जाए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कैसे बनाते हैं, किससे बनाते हैं प्यारे बच्चों, आप कहो जैसे मान लीजिए एरिल हैलाइड हो, एल्किल हैलाइड नहीं, एरिल हैलाइड, हेलो एरिन से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाओ। क्या, हेलो एरिन से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, तो फिर आप कैसे रिएक्शन दोगे, हेलो एरिन से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। चलो देखो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कैसे बनता है, ब्रोमो तथा आयोडो एरिन, जैसे यहां पर प्यारे बच्चों ब्रोमो है ना, इसके जगह हम आई भी ले सकते थे, तो चाहे ब्रोमो एरिन ले लें चाहे आयोडो एरिन ले लें। शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से क्रिया करके ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आप सबको पता होता RMgX, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। R की जगह या तो आपका एल्किल समूह जोड़ दो, इसके जगह आप फेनिल समूह भी जोड़ सकते हो कि नहीं। तो देखो फेनिल में यानी आपका बेंजीन रिंग में Br जुड़ गया तो ब्रोमो बेंजीन कहलाया, क्या कहलाया, ब्रोमो बेंजीन कहलाया। मैग्नीशियम के साथ क्रिया करा दी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में डायरेक्ट मैग्नीशियम इसके साथ जुड़ गया, बस फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना लिया। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कैसे बनता है, ये चीज भी आप याद कर लो, तैयार कर लो। ठीक है, समझ में आया। और क्वेश्चन बताता हूं प्यारे बच्चों कैसे कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे आ गया एल्कोहल का क्रिया हैलोजन अम्ल से कराओ। देखो जरा यहाँ पे सारे अभिक्रियाएं हैं, हालांकि मैं पहले भी बहुत ज्यादा अभिक्रिया कराया हूं, आप लोग यदि बेहतर देखेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगे। एल्कोहल से एल्कोहल पर हैलोजन अम्ल की क्रिया करा दो, एल्कोहल पर हैलोजन अम्ल की क्रिया करा दो तो ROH है आपका एल्कोहल, क्योंकि एल्किल समूह के साथ OH जुड़ता है तो एल्कोहल होता है। हैलोजन अम्ल मतलब HX, H के साथ I जुड़ा हो, Br जुड़ा हो, Cl जुड़ा हो, तो ये हैलोजन अम्ल कहलाता है। तो देखो बच्चा लोग, ये R जो है X से क्रिया करके RX बना लेगा, RX, और H और OH क्रिया करके H2O बना लेगा, सिंपल रिएक्शन है। यदि अब क्रिया आ भी जाए कि एल्कोहल से आप एल्किल हैलाइड बनाओ, एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाओ, नाम आ जाएगा एथिल एल्कोहल से एथिल ब्रोमाइड बनाओ, तो फिर एथिल ब्रोमाइड के लिए HBr लेना होगा, एथिल क्लोराइड के लिए HCl लेना होगा, HCl की क्रिया करा दे तो एथिल क्लोराइड बन जाएगा। समझ में आया, ये एथिल एल्कोहल है, यहां HBr कराए तो H और OH क्रिया करके H2 बना लिया, Br जाके जुड़ गया। लेकिन यहीं पे यदि हम HCl ले ले तो OH हटेगा और Cl आके यहां पे जुड़ जाएगा, तो C6H5Cl यानी आपका हो जाएगा एथिल क्लोराइड हो जाएगा, ऐसे होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां भी आता है, एल्कोहल का क्रिया PCl3 से PCl5 से कराओ। एल्कोहल की क्रिया PCl3 से करा दो, PCl5 से, PCl5 से क्रिया करा दो, ये चीज तो आपका बन गया। देखिए C2H5OH, OH को हटाओ, Cl जोड़ दो तो आपका एथिल क्लोराइड बन गया। दोनों क्रिया PCl5 से, POCl3 बनाता है, फास्फोरस क्लोराइड बनाता है। ठीक है, फास्फोरस ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सी क्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, और एक H एक Cl से क्रिया करके HCl बनाता है। इसी प्रकार से PCl3 से क्रिया करता है C2H5OH। महत्वपूर्ण रिएक्शन है, आपको आंसर भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको रटना भी नहीं पड़ेगा। बहुत ज्यादा आपका डिमांड रहता है कि सर कराइए, तो आपको रटना भी नहीं है, आप सिंपल तरीके से कर पाओगे, आप सिंपल तरीके से कर सकते हो, आपको कहीं रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं आंसर भी दे रहा हूं, इसलिए आप लोग कर लो फटाफट। ठीक है, ये C2H5OH है, PCl3 से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, Cl तो जुड़ेगा तो एल्किल हैलाइड बना लेगा, H3PO3 बनाता है, फास्फोरिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, फास्फोरिक अम्ल बनाता है। ठीक है, फटाफट देख लो भाई साहब।
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं? इतना कंप्लीट बहुत ज्यादा हो गया, और कराएं? ठीक है, रीमर टीमेन अपक्रिया एक करा देता हूं, शायद आप लोगों को पता हो, नहीं पता तो फिर याद कर लो, तैयार कर लो। रीमर टीमेन अपक्रिया, ये क्वेश्चन, रीमर टीमेन अपक्रिया क्लोरोफॉर्म को शांत क्षार तथा फिनाल के साथ 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। ये फिनाल के लिए है। चैप्टर 10 का फिनाल, क्लोरोफॉर्म हट गया, लेकिन फिनाल की रासायनिक अपक्रिया है। फिनाल की क्रिया क्लोरोफॉर्म से बनाओ तो क्या बनता है? अर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड बनता है, अर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड बनता है रीमर टीमेन अपक्रिया में। क्लोरोफॉर्म को शांत क्षार तथा शांत फिनाल के साथ 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो क्या बनता है? अर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है फिर बच्चों? अर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। ये रीमर टीमेन अपक्रिया है, लिख लो, लिख लो, तैयार कर लो। ओके, और वीडियो पसंद आए तो भैया बेहतरीन, हमको क्या करो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर लो, वीडियो को शेयर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और यूपी बोर्ड में प्यारे बच्चों 11 तारीख को केमिस्ट्री का एग्जाम है और इसमें हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आपका सीरीज चल ही रहा है, जिसमें आज देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चन। आज मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आया हूं, 2 और 3 अंक वाले प्रश्न प्यारे बच्चों, और जो भी है आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करिए। जितना भी क्वेश्चन देता हूँ उनको बिल्कुल आप अच्छे तरीके से तैयार करके जाइए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का, पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं? पेप्टाइड बंध क्या होता है? जब अमीनो अम्ल के 2 अणु आपस में बंध बनाते हैं, अमीनो अम्ल के 2 अणु आपस में जब बंध बनाते हैं और इस प्रकार संयोग करते हैं कि एक एमिनो अम्ल का कार्बोक्सिल समूह दूसरे एमिनो अम्ल के NH2 एमीन समूह के साथ क्रिया करता है, तो उसके बीच जो बंध बनता है उसे पेप्टाइड बंध कहते हैं। सिंपल है, एमिनो अम्ल 2 एमिनो अम्ल रहेंगे, एक भाग का COOH यानी कार्बोक्सिल समूह और दूसरे का एमीन समूह आपस में क्या करता है? बंध बनाता है। यहां से आपका H2 और यहां से ऑक्सीजन H2O निकल जाता है और बीच में जो बंध बनता है उसे कहते हैं पेप्टाइड बंध। सिंपल, और कुछ भी नहीं है। देखो, क्वेश्चन को आपको समझना जरूरी है। क्वेश्चन यदि आप समझ लिए, उसका सलूशन आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? 2 हम एमिनो अम्ल लेते हैं। कितने एमिनो अम्ल? 2 एमिनो अम्ल। एक एमिनो अम्ल का कार्बोक्सिल समूह दूसरे एमिनो अम्ल का NH2 समूह आपस में क्रिया करता है और एक बंध का निर्माण करता है, जिसे पेप्टाइड बंध कहते हैं। ठीक है, ये भी एमिनो अम्ल था, प्लस लगा है, दूसरा एमिनो अम्ल है, यहां से H2, एक ऑक्सीजन के साथ H2O बना लिया, बचा कितना? CO, और आपका बचेगा NH, क्योंकि एक H ये N। इस प्रकार से आपका बन जाता है पेप्टाइड बंध। ठीक है, ये पेप्टाइड बंध हो गया। स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है, एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर। 3 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। एल्डिहाइड में क्रियात्मक समूह CHO रहता है, जबकि कीटो में क्रियात्मक समूह कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O, और दोनों समूह में आपका जो है कार्बन ही जुड़ा रहेगा। जैसे यहां पर बात करें एल्डिहाइड में, तो यहां पर भी प्यारे बच्चों कार्बन के साथ आपका ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन ये जो कार्बन है इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा और एक कार्बन जुड़ा रहेगा। लेकिन यहां भी देखो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, लेकिन इसमें दोनों कार्बन जुड़े रहेंगे, तब ये कीटोन कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है पहला डिफरेंस? ये ऑक्सीकृत होकर समान कार्बन परमाणु वाले बसी अम्ल बनाते हैं। ये कठिनाई से ऑक्सीकृत होकर बसी अम्ल बनाते हैं, मतलब ये आसानी से ऑक्सीकृत होकर बसी अम्ल बनाते हैं। कीटोन जो है कठिनाई से ऑक्सीकृत होकर बसी अम्ल का निर्माण करते हैं। ये अपचयित होकर प्राथमिक एल्कोहल बनाते हैं और ये अपचयित होकर द्वितीयक एल्कोहल बनाते हैं। मतलब एल्डिहाइड प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण करते हैं और कीटोन जो है द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण करते हैं। ये फेलिंग विलयन को अपचयित कर Cu2O लाल अवक्षेप देता है, जबकि ये फेलिंग विलयन से अपचयित नहीं होता। तो एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह CHO, कीटोन का C+O है ना। एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीकृत होकर बसी अम्ल का निर्माण करता है, कीटोन जो है कठिनाई से ऑक्सीकृत होकर बसी अम्ल का निर्माण करता है। एल्डिहाइड जो है अपचयित होकर प्राथमिक एल्कोहल बनाता है, कीटोन जो है अपचयित होकर द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण करता है। एल्डिहाइड ये जो है फेलिंग विलयन में लाल रंग अवक्षेप देता है, जबकि कीटोन फेलिंग विलयन का परीक्षण नहीं देता, अपचयित नहीं होता। ओके, सिंपल है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, क्या कारण है कि संक्रमण धातुएं तथा इनके अनेक यौगिक उत्तम उत्प्रेरक होते हैं? समझिएगा, संक्रमण धातुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है, जिससे संयोजकताएं अधिक स्वतंत्र हो जाती हैं। अतः ये तत्व अपनी सतह पर अभिकारक को अधिशोषित कर लेते हैं, जिससे पृष्ठ क्षेत्रफल पर अभिकारक का सांद्रण बढ़ जाता है। फलस्वरूप क्रिया का वेग परिवर्तित हो जाता है। इसलिए संक्रमण तत्व एवं इनके अनेक यौगिक उत्तम उत्प्रेरक होते हैं।
वैसे भी प्यारे बच्चों संक्रमण तत्व में सबसे बड़ी बात तो यह है कि रिक्त डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति। डी ऑर्बिटल अनुपस्थित होता है, इनमें किसी भी अन्य इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता होती है, तो इनका क्षेत्रफल क्या बोला गया, इनका पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होता है। और जब आपके घर में ज्यादा जगह है तो आप किसी को भी बैठाने के लिए सक्षम है, आपके घर में ज्यादा कमरे हैं तो किसी को बैठाने में सक्षम है, आपके घर में ज्यादा आंगन है, कार्यक्रम में ज्यादा लोग बैठेंगे, यही कंडीशन है। संक्रमण धातुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, इसलिए संयोजकता अधिक होगी और स्वतंत्र रूप से विचरण करेंगे इलेक्ट्रॉन, किसी को भी अवशोषित करने की क्षमता रखेंगे। अवशोषण से अभिकारक दर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अब क्रिया परिवर्तित हो जाएगा, सिंपल है। चलिए, प्रभावी एटॉमिक यानी आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या कहलाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तैयार करो आप लोग कि उपसंयोजक यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा बंध बनाने से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग को प्रभावी परमाणु क्रमांक कहते हैं। मतलब कोई भी उपसंयोजी यौगिक है, केंद्रीय धातु परमाणु में कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, कितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और बंध बनाने के बाद कितना इलेक्ट्रॉन उसको प्राप्त हो गए, कितना उसके पास खुद है, और बंध बनाने के बाद कितना इलेक्ट्रॉन उसको मिल गया। समझिएगा, उपसंयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु होगा तो उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, बंध बनाने के फलस्वरूप उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, इसकी कुल संख्या जो है प्रभावी परमाणु क्रमांक कहलाती है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाता है, जिसका फार्मूला होता है प्रभावी परमाणु संख्या बराबर केंद्रीय धातु की परमाणु संख्या माइनस आयन बनने में लुप्त इलेक्ट्रॉन की संख्या धन बंधन से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये चीज है आपका प्रभावी परमाणु क्रमांक या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। यहां पर आप देख सकते हो जो निकिल है 28 है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 28 है, और कार्बोनिल जो है प्यारे बच्चों 4 है, इससे जो है इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करेंगे, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन देंगे, टोटल इसके पास 36 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन एक भी मिस मत करना, और ये मत कहना कि सर है ना ये कठिन क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है यार। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अमोनिया को शुष्क करने के लिए सांद्र H2SO4 का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्यों? देखो, किसी चीज का हम उपयोग नहीं कर पाते क्योंकि वो उसी के साथ संगत बना लेता है, उसी के साथ क्रिया कर लेता है। आपके साथ आपके दोस्त को नहीं भेज सकते क्योंकि आप पढ़ने लिखने जा रहे हो, आपका सगा दोस्त चला गया तो आप उसके साथ बर्बाद हो सकते हैं। इफेक्टिव भैया, क्योंकि दोस्त का संगत बहुत मतलब प्रभावी होता है। वो यदि आपका नशीला व्यक्ति हो गया तो आप भी नशीला बन जाओगे, इसलिए पर्सनल दोस्त के साथ कभी कोई घर का माँ बाप नहीं भेजना चाहता बच्चा को। ऐसे ही है, अमोनिया को शुष्क करने के लिए H2SO4 का उपयोग नहीं करते क्योंकि H2SO4 गद्दार होता है, वो डायरेक्ट क्या कर लेता है, क्रिया करने लगता है। समझ रहे हैं? तो अमोनिया की प्रकृति क्षारीय होने के कारण अमोनिया को शुष्क करने के लिए सांद्र H2SO4 का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि अमोनिया H2SO4 से क्रिया कर अमोनियम सल्फेट बना लेता है, क्रिया नहीं करने क्रिया कर लेता है, इसलिए इसके साथ इसको नहीं रखा जा सकता। सिंपल। चलिए, इसी प्रकार हाइड्रोजन फ्लोराइड को कांच की बोतल में सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, क्यों? इसका कारण बताना है। हाइड्रोजन फ्लोराइड को कांच की बोतल में सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, क्यों? इसका कारण बताना है। यही कंडीशन है, सिंपल है कि यदि हम कांच के बोतल पे रखेंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड को तो ये कांच से क्रिया कर लेगा और हाइड्रोजन सिल्को फ्लोराइड का निर्माण करेगा, हाइड्रोजन सिल्को फ्लोराइड का निर्माण करेगा। यदि हम हाइड्रोजन फ्लोराइड एक विलायक होता है, ये कांच को घोल लेता है और जब कांच घुल जाता है तो क्रिया करके हाइड्रोजन सिल्को फ्लोराइड बना लेता है, इसलिए हम हाइड्रोजन फ्लोराइड को कांच की बोतल पे नहीं रखते। सिंपल, समझ में आया? ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चले। क्या कारण है कि संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अणुचुंबकीय होते हैं? बताओ क्या कारण है? क्या कारण है कि संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अणुचुंबकीय होते हैं? इसका स्पष्टीकरण बताओ। तो संक्रमण धातुएं तथा उनके यौगिक अणुचुंबकीय होते हैं क्योंकि इनमें N-1D उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझने की कोशिश करें, संक्रमण धातुएं तथा उनके यौगिक अणुचुंबकीय होते हैं, क्यों? क्योंकि N-1D उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षीय तथा चक्रण गति के कारण कुछ चुंबकीय गुण उत्पन्न करते हैं, जिससे ये चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी अणुचुंबकीय लक्षण उतना ही अधिक होगा। बस इतना ही है। कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि किसी भी तत्व की बात करें, यदि उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तब तो वो किसी से आकर्षित भी हो सकता है और किसी को आकर्षित करने की क्षमता रखता है। और रहा हमारा संक्रमण धातु, संक्रमण धातु में N-1D कक्षक मतलब रिक्त रहता ही रहता है, अपूर्ण रहता है। तो जब इलेक्ट्रॉन चक्रण करेंगे तो इसमें आघूर्ण होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन घूमेंगे इधर से उधर, तो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा जिससे चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित हो जाएंगे, इसलिए ये चुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन ही हम लेकर चलेंगे प्यारे बच्चों। यहां पर द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम,
द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम किसे कहते हैं? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है, जबकि इन पर गुणांकों की घात लगी रहती है। जैसे ए और बी अभिकारक है, उत्पाद बना रहा है, तब दर की बात करेंगे तो ए अभिकारक है, बी अभिकारक है, इसका सांद्रण कितना है, स्मॉल है, स्मॉल बी, तो पावर में घात लगी रहती है। यही द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम और कुछ नहीं। द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम पूछा था तो यही द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, इतना ही लिखना है। ठीक है, यदि हम यहाँ पे समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है जिसे समानुपाती स्थिरांक कहते हैं। इसे ही दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक भी कहते हैं। द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम गुल्डबर्ग एवं बागे ने दिया था, शायद आपको याद होगा। वेग नियम या वेग व्यंजक कभी कभी पूछ दिया जाता है। यहाँ पर देखो, यह एक व्यंजक होता है जिसमें किसी अभिक्रिया के वेग को अभिकारक की मोलर सांद्रण या मोलर सांद्रता की पद में कोई घातांक लगाकर व्यक्त किया जाता है, जो किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकर्मकों के स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक के समान अथवा भिन्न भी हो सकते हैं। द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम के विरुद्ध किसी रासायनिक अपक्रिया का वेग नियम संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा निर्धारित नहीं होता, इसका निर्धारण प्रयोगात्मक रूप से होता है। ठीक है, वेग नियम या वेग व्यंजक है। चले अगले क्वेश्चन पर चलें। भाई साहब आप लोग बिल्कुल तैयार करते चलो यार, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। चलो, समन्वयन संख्या किसे कहते हैं? चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, समन्वयन संख्या किसे कहते हैं, समझाइए। तो किसी क्रिस्टल जालक में कोई परमाणु अपने निकटतम जितने परमाणुओं से घिरा रहता है, कोई भी क्रिस्टल जालक में कोई परमाणु अपने निकटतम जितने पड़ोसियों से घिरा रहेगा, जितने परमाणु से घिरा रहेगा, उसे हम उसकी समन्वयन संख्या कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा पूछा जाता है, सरल घनी जालक में समन्वयन संख्या कितना होता है? 6। काय केंद्रित घनी जालक में समन्वयन संख्या कितना होता है? 8। फलक केंद्रित घनी में जालक कितना होता है भैया? समन्वयन संख्या 12। NaCl में समन्वयन संख्या 6:6 होता है। CaCl में समन्वयन संख्या 8:8 का होता है, रेशियो होता है। वर्गाकार निबिड़ संकुलन में 4 और षटभुजाकार निबिड़ संकुलन में जो संकुलन क्षमता होती है 6 होती है। चलो भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल अगला हम देख लेते हैं, चैप्टर 9 का एक क्वेश्चन देख लेंगे। द्विक लवण किसे कहते हैं और संकुल लवण किसे कहते हैं? ठीक है, द्विक लवण देखेंगे, इसका अस्तित्व केवल क्रिस्टलीय अथवा क्रिस्टलीय अवस्था में ही रहता है। जैसे इसे जल में या किसी अन्य विलायक में घोला जाता है तो ये अभी अभी यौगिकों के रूप में टूट जाता है। इस प्रकार के द्विक लवण विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं। मतलब ऐसे यौगिक जो समानता या ऐसे क्रिस्टल जो समानता ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन जैसे ही इसे जल में डालते हैं, जल में मिलाते हैं तो इनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, उसे हम द्विक लवण कहते हैं। सिंपल। संकुल यौगिक किसे बोलेंगे? संकुल यौगिक ऐसे आणविक यौगिक होते हैं जो जल या किसी अन्य विलायक में घोले जाने पर अपना पहचान बनाए रखते हैं, संकुल यौगिक कहलाते हैं। जिसे हम जल में घोल दें, ठीक है, संकुल यौगिक आणविक यौगिक है जो जल या किसी अन्य विलायक में यदि खोल दिया जाए पर बच्चों तो अपना पहचान बनाए रखते हैं, उसे हम कहते हैं क्या? संकुल यौगिक कहते हैं। एक क्वेश्चन यहां से बनता है, द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड में डिफरेंस तैयार करो। ठीक है, तो जो द्रव स्नेही कोलाइड होता है इसे विलेय और विलायक को मिलाने से आसानी से बना सकते हैं, लेकिन जो द्रव विरोधी कोलाइड होता है इसको विशेष विधि द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, द्रव स्नेही ये स्थायी होते हैं और जो द्रव विरोधी होता है ये अस्थायी होता है। द्रव स्नेही इसका पृष्ठ तनाव जल से कम होता है, द्रव स्नेही जो कोलाइड होता है इसका पृष्ठ तनाव जल से कम होता है, जबकि इसका पृष्ठ तनाव लगभग जल के बराबर होता है। ये उत्क्रमणीय होते हैं प्यारे बच्चों, और जो आपका द्रव विरोधी है ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। ठीक है, द्रव स्नेही उत्क्रमणीय होते हैं, द्रव विरोधी जो होते हैं अनुत्क्रमणीय होते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है, द्रव स्नेही में प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है, जबकि यदि हम बात करें द्रव विरोधी में तो प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है। ठीक है, क्लियर। ये चैप्टर 5 का क्वेश्चन है, इसे आप लोग तैयार कर लेना। इसमें से दो डिफरेंस महत्वपूर्ण होता है। एक यहां से क्वेश्चन बनता है कि वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन में तुलना कीजिए। जैसे आपका वास्तविक विलयन समांगी होता है प्रकृति, ये विषमांगी होता है, विषमांगी होता है, यानी कोलाइडी विलयन निलंबन दोनों विषमांगी होता है। कणों के आकार की बात करें तो वास्तविक विलयन में 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, कोलाइडी विलयन में 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। निलंबन की बात करें तो 100 नैनोमीटर से अधिक होता है। वास्तविक विलयन में जो विसरण है वो तेजी से होता है, वास्तविक विलयन में जो विसरण है वो तेजी से होता है, जबकि कोलाइडी विलयन में जो विसरण है वो धीमी गति से होता है, और निलंबन में तो विसरण होता ही नहीं है। सिंपल है। ठीक है, वास्तविक विलयन ब्राउनी गति प्रदर्शित नहीं करता है और ये कोलाइडी विलयन प्रदर्शित करता है, जबकि निलंबन प्रदर्शित नहीं करता। पारदर्शकता की बात करें तो ये पारदर्शक होता है वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन जो होता है अपारदर्शी यानी अर्ध पारदर्शक होता है, और निलंबन अपारदर्शक होता है, बिल्कुल अपारदर्शक होता है। ठीक है, इतना क्वेश्चन तैयार कर लो प्यारे बच्चों। शुरू करते हैं।
आईयूपीएसी नामनक्लेचर में आपका पहला आईयूपीएसी नामकरण लिखना है, कोबाल्ट है यहाँ पर अमोनिया है प्यारे बच्चों, और क्लोरीन। इस उपसहसंयोजी यौगिक का आईयूपीएसी नामनक्लेचर करना है। जब भी आईयूपीएसी नामनक्लेचर करते हैं इसको दो भागों में बांटना है प्यारे बच्चों। यौगिक मिलेंगे मैं बताता चलूंगा। यदि इधर कोई होता है तो यहाँ दो भाग में बांट देते हैं। जो बायां पक्ष होगा वो धनात्मक और जो दायां पक्ष होगा ऋणात्मक। पहले हम बाएं पक्ष का नाम लिखेंगे। बाएं पक्ष में जो आपका कोष्टक के बाद जो होगा ये केंद्रीय धातु परमाणु होता है, ये लिगेंड होता है। तो लिगेंड का नाम यहाँ पे 6 है प्यारे बच्चों, तो 6 को बोलते हैं हेक्सा, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा बोलेंगे। हेक्सा है। एमीन का जो आईयूपीएसी नामनक्लेचर होगा एमीन होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं NH3 है, अमोनिया का एमीन हो गया। फिर आपका प्यारे बच्चों ये कोबाल्ट धन है ना, तो इसलिए कोबाल्ट को सीधा कोबाल्ट लिख दिया हमने, कोबाल्ट को सीधा कोबाल्ट लिख दिया। यदि ऋण होता तो 8 लगाते, ऋण होता तो 8 लगाते। बैलेंसी कराएंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पर आपका आईयूपीएसी नामनक्लेचर के आधार पर यहाँ पर इसका समन्वयन संख्या यानी ऑक्सीकरण संख्या, समन्वयन संख्या नहीं। और एक क्लोरीन है प्यारे बच्चों तो क्लोराइड हो जाएगा। निगेटिव है इसलिए आइड जोड़ दिया तो क्लोराइड हो गया। आप बिल्कुल चिंता ना करें, चिंता सभी जितना हम कराएंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा क्या कैसा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए दूसरा है आपका प्यारे बच्चों कोबाल्ट है, इसके साथ यहाँ पर सेम जुड़ा है NH3, यहाँ पे 5 जुड़ा हुआ है, और ये क्लोरीन, और यहाँ पे आपका क्लोरीन 2 जुड़े हुए हैं। अब इसको भी हम प्यारे भाइयों यहाँ पे दो भागों में बांटेंगे। दो भागों में बांट देंगे तो ये आपका धनात्मक हो गया है, ऋणात्मक हो गया। तो पहले हम लिगेंड का नाम लिखते हैं। लिगेंड में भी जैसे यहाँ पर पेंटा एमीन हो गया, पेंटा एमीन हो गया। अब कहोगे सर पहले क्लोरीन लिख देते, तो ABCD में एमीन पहले आएगा और क्लोरिडो बाद में आएगा। क्या क्लोरिडो, क्या क्लोरिडो, ठीक है। ये कोबाल्ट है, धनात्मक है इसलिए कोबाल्ट लिख देंगे, क्या कोबाल्ट लिख देंगे, 8 नहीं जोड़ेंगे। और यहाँ पे जो आपका ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 निगेटिव 2 1 निगेटिव 3 यानी 3 हो जाएगा, थर्ड क्लोराइड हो जाएगा। अच्छा बहुत सारा प्रश्न होगा आपके मन में कि सर कहाँ से आ गया ऑक्सीकरण संख्या 3, ये 3 हमको समझ में नहीं आया। देखो जरा, टोटल का कुल होता है 0, कोबाल्ट का हम X निकालेंगे, इसका उदासीन होता है तो कोई मतलब का नहीं। ये क्लोरीन है 1 निगेटिव प्यारे बच्चों, और यहाँ पर देखिए 2 क्लोरीन है तो 2 निगेटिव इक्वल 0। तो जरा देखो 1 2 3 होता है बराबर 0, तो X बराबर कितना हो गया +3, X बराबर +3 हो गया। क्लोरीन का 1 निगेटिव होता है, क्लोरीन का 1 निगेटिव होता है। जितना मैं करा रहा हूँ उतना करते चलो फटाफट। देखो जब आप एक्सपीरियंस कर लोगे 3-4 आप करोगे तो आपको ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। K3 है मेरे बच्चों, यहाँ पर आयरन है और Cn का होल 6 है और ब्रैकेट बंद है। अब यहाँ पर देखो हमने बोला ना दो भाग में बांटेंगे, ये दो भाग में, पहले प्लस और इधर माइनस। तो पहले प्लस का नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ पर पोटेशियम है, इधर जितने भी हों इससे मतलब नहीं है, पोटेशियम है, इसको हमने लिख दिया। अब यहाँ पर देखो फिर हम जब निगेटिव में लिखेंगे तो पहले तो भैया लिगेंड होता है, ये केंद्रीय धातु परमाणु होता है, ये लिगेंड। तो हेक्सासाइनो, क्या हेक्सासाइनो, ये साइनाइड भैया है तो हेक्सासाइनो हो जाएगा, हेक्सासाइनो। अब ये आयरन को हम फेरेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे 8 क्यों जुड़ा जाता है, क्योंकि मेरे बच्चों निगेटिव है। अब देखो 3 पॉजिटिव और 6 निगेटिव तो 3 बचेगा, तो थर्ड हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या इसका हम निकालना चाहते थे, x करेंगे तो -3 x -6 बराबर 0, तो आपका निकल कर आएगा 3 आएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चले, चलो प्रैक्टिस करेंगे मेरे बच्चों, जब प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आपसे बनेगा। यहाँ पे आपका K3 है, ठीक है, Fe है और C2O4 है का होल थ्राइस है, ये आपका ब्रैकेट बंद है। इसका हमको आईपीएसी नोमेनक्लेचर करना है। हमने कहा ना दो भागों में बांट दो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दो भाग में बांट दिया हमने, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। अब देखो जरा कितना हो जाएगा, इधर का हम पोटेशियम लिखेंगे, ये क्या है पोटेशियम है, इसके संख्या से हमको मतलब नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो 3 जुड़ा है ट्राई ऑक्सिलेटो, ट्राई ऑक्सिलेटो या ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो, ट्राई ऑक्सिलेटो। यहाँ पर फिर से आपका फेरेट है तो फेरेट कर दो। देखो जरा ये 3 निगेटिव तो 3 दूना 6, ये द्विदंतुर है तो 3 दूना 6 निगेटिव हो जाएगा और 3 घट जाएगा तो 3 आएगा। ऑक्सीकरण संख्या निकालना आपको अब पता होना चाहिए। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, मैंने कहा ना यहाँ पे आपका पोटेशियम है, पोटेशियम का 1 पॉजिटिव होता है, 3 पोटेशियम तो 3 पॉजिटिव हो जाएगा। इस पे 2 निगेटिव होता है, 2 निगेटिव होता है और 3 है तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 में 3 घटा दो 3 आएगा, सिंपल है। ठीक है, इस प्रकार से ऑक्सीकरण संख्या आप निकालते हैं। यहाँ पर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि एग्जाम आपको बहुत पास में है और उस हिसाब से हम आपको पढ़ा रहे हैं। अगला नंबर आप देखना थोड़ा सा, ये K2 है, पैलेडियम है और क्लोरीन 4 है।
ठीक है, ये पैलेडियम, इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करो। मैंने कहा ना इसको दो भागों में बांटना ही है, आपको दो भागों में बांटना है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दो भागों में बांट देना है। तो बन क्या जा रहा है आपका, ये पोटेशियम बन जा रहा है, क्या पोटेशियम, जी हाँ, ये क्या हो गया, पोटेशियम हो गया, इससे कोई लेन देन है नहीं। अब इसको देखो 4 क्लोरीन जुड़ा है तो टेट्राक्लोरिडो, ठीक है, आईयूपीएसी नंबर, ये आपका लिगेंड कहलाता है, तो टेट्राक्लोरिडो हो जाएगा। ये आपका पैलेडियम है तो पैलेडेट 8 जुड़ जाता है ना, पैलेडेट। अब यहाँ पर मेरे बच्चों 2 पॉजिटिव और 4 निगेटिव, तो 2 घटाएंगे 2 आएगा, तो ये आपका ऑक्सीकरण संख्या 2 आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। अगले नंबर पर चलिए अगला हम देखेंगे, 5 हो गया, 6 नंबर देखेंगे। देखिएगा जरा, Zn है, OH है, होल 4 है, और यहाँ पे 2 नेगेटिव आयन है। ये देखो ना, इसमें 2 भाग नहीं है, इनमें सब में भी 2 भाग मिलता था, तो इसमें 2 भाग है ही नहीं है, मतलब पूरा का पूरा धनात्मक है। लेकिन यहाँ पर निगेटिव आयन होने के कारण ये निगेटिव बन चुका है। ठीक है, निगेटिव आयन होने के कारण ये निगेटिव बन चुका है। तो क्या करेंगे, 4 यहाँ पर हाइड्रॉक्सो जुड़ा है, 4 हाइड्रॉक्सो यानी टेट्राहाइड्रॉक्सो क्या, OH का हाइड्रॉक्सो हो जाएगा, टेट्राहाइड्रॉक्सो। ये जिंक का होगा, जिंक 8 का है लगेगा, क्योंकि निगेटिव हो गया, क्या हो गया, निगेटिव हो गया। 4 में 2 घटा दो 2 आ जाएगा, ऐसा आप याद कर लो, 4 में 2 घटा दो 2 आ जाएगा, सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हो। क्लियर है, समझ में आया इतना। चलिए अगला नंबर कितने हो गए भैया, 6 नंबर हो गए। 7वां देखते हैं, ये प्लेटिनम है मेरे बच्चों, NH3 का होल ट्वाइस और क्लोरीन 2 जुड़े हैं, ये आपका ब्रैकेट है। अब इसमें देखो जरा, इसमें नहीं है, इसमें आयन नहीं है ना, इसमें धनात्मक समझ में आ रहा ना तो ऋणात्मक समझ में आ रहा। तो इसको कैसे करेंगे, देखिएगा जरा, प्लेटिनम है, यहाँ पर एमीन जुड़ा है, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा है, तो एमीन अल्फाबेट में पहले आएगा, तो डाई एमीन क्या हो जाएगा, डाई एमीन। यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 2, तो आपका हो जाएगा डाई क्लोरिडो, क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, डाई क्लोरिडो, डाई एमीन डाई क्लोरिडो हो गया। ठीक है, और ये प्लेटिनम है तो कर दो प्लेटिनम, डाई एमीन डाई क्लोरिडो, प्लेटिनम हो जाएगा। बैलेंसी कैसे निकालोगे मेरे बच्चों, ये उदासीन है, कोई मतलब का नहीं, इसका क्लोरीन का 2 निगेटिव, तो ये आपका 2 हो गया। कुछ ऐसे ही लॉजिक लगाना पड़ता है, पूरा रटते रह जाओगे तो परेशान हो जाओगे भाई, पूरा रट्टा मारोगे तो पूरा परेशान हो जाओगे आप। चलिए 8वां नंबर देखते हैं। यहाँ पे प्यारे बच्चों आपका मान लीजिए पोटेशियम है, यहाँ पे आपका निकिल है, साइनाइड का संख्या 4 है। ठीक है, चलो इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करो। अब इसमें हम फिर से 2 भागों में बांटेंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। पोटेशियम तो पोटेशियम लिख दो, कोई दिक्कत है नहीं, पोटेशियम को पोटेशियम लिख दो, पोटेशियम लिख दिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं। देखो जरा, टेट्रासाइनो है, यहाँ पे 4 साइनो तो टेट्रासाइनो हो जाएगा, टेट्रासाइनो कितना, टेट्रासाइनो हो जाएगा। निकिल का पेड़ बच्चों ये निगेटिव है ना, तो निकिल नहीं लिख सकती, निकिलेट 8 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे। अब 4 में 2 घटाओगे 2 आ जाएगा, यस ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, 4 में 2 घटाओगे तो 2 आ जाएगा ऑक्सीकरण संख्या। अब इसमें देखना, चलिए 9वां नंबर देखते हैं फिर बच्चों। आपका है कापर है और इसके साथ ब्रोमीन की संख्या 4 जुड़ी है और यहाँ पे 2 निगेटिव है। ये निगेटिव आयन क्या बता दिया कि ये निगेटिव ही है, निगेटिव आपको क्या बता रहा है कि ये निगेटिव बन चुका है, ये निगेटिव है मेरे बच्चों। तो फिर क्या करेंगे, देखना जरा, यहाँ पर ब्रोमीन कितना है, 4 है ना, तो 4 को बोलते हैं टेट्रा, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, तो टेट्रा ब्रोमिडो, जैसे क्लोरिडो तो ब्रोमिडो, क्या ब्रोमिडो, टेट्रा ब्रोमिडो। ठीक है, टेट्रा ब्रोमिडो हो गया फिर बच्चों, टेट्रा ब्रोमिडो बन गया है आपका। इसके बाद आपका कापर है, तो ये निगेटिव होने का कारण इसको क्यूप्रेट बोलेंगे, क्या क्यूप्रेट। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या 4 में 2 घटा दो, सिंपल है, ऐसा कर देना। ठीक है, कुछ तो ऑक्सीकरण संख्या लॉजिक से लगा सकते हो, लॉजिक से लिख भी आना। अगला ठीक है, प्लेटिनम है, NH3 का होल 6 है और यहाँ पर 4 पॉजिटिव है। अब ये धनात्मक हो गया, ये नेगेटिव नहीं रह गया, धनात्मक है, आयन भी लिखा है धन, इसलिए धनात्मक है। इसका आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बनाओ, धनात्मक है कोई दिक्कत नहीं। पहले लिगेंड लिखेंगे, कितने लिगेंड जुड़े हैं, हेक्सा, ये क्या है भैया एमीन, क्या एमीन, और ये क्या जुड़ा है प्लेटिनम, क्या प्लेटिनम। इसमें 8 वोट कुछ नहीं जोड़ना, प्लेटिनेट नहीं कर सकते, प्लेटिनम। ये 4 पॉजिटिव है तो ये 4 कर दो बस, क्योंकि ये उदासीन है, कोई मतलब का नहीं, इसलिए इसमें कोई कंप्रोमाइज करना नहीं है। इसके बाद आपका 11 नंबर देखिएगा, कोबाल्ट है मेरे बच्चों, NH3 जुड़ा है, इसकी संख्या कितनी है, 5 है। NO2 जुड़ा है, इसकी संख्या कितनी है,
कोई नहीं है, मतलब सिंगल है ये, और 2 पॉजिटिव है। इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बताओ। ठीक है, इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बताओ। देखो जरा, यहाँ पर पहले हम देखेंगे एमीन जुड़ा है और ये आपका नाइट्रो जुड़ा है, ये नाइट्रीटो है। ये NO2 क्या है? नाइट्रीटो है। क्या है? नाइट्रीटो है। ठीक, चलिए जरा ध्यान देंगे थोड़ा सा इसको। तो एक चीज मैं यहां पर थोड़ा आपको बता दूं कि ONO होता है तो नाइट्रेटो होता है, और NO2 यदि है ऐसा तो ये नाइट्रो। तो यहाँ पर हम नाइट्रो ही लिखेंगे, परेशान मत होना। यदि ONO होता है तो नाइट्रेटो लिखते हैं, ONO तो नाइट्रेटो लिख देते हैं। ओके, चलिए देखो भैया 5 एमीन है तो पेंटा एमीन। कब कितने एमीन? 5 एमीन, तो पेंटा एमीन। ठीक है यहाँ पे, और ये क्या हो? नाइट्रो। ठीक है, फिर देखो प्यारे बच्चों कोबाल्ट, धनात्मक है तो कोई सुधार है नहीं, तो कोबाल्ट कर दो, है ना, कोबाल्ट हो जाएगा। इसकी वैलेंसी आप देखो तो इसका 1 निगेटिव हो जाता है, और यहाँ पे उदासीन है तो यदि 1 निगेटिव और 2 पॉजिटिव तो कुल मिलाकर के थर्ड आएगा। ठीक है, ये हो गया आयंस, ये थर्ड हो गया आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। यदि भाई ऑक्सीकरण संख्या यार निकालना आना चाहिए थी, मतलब ऑक्सीकरण संख्या यदि आपसे नहीं बन रहा है, फिर आपको कोई कुछ भी समझाए आपसे नहीं बनने वाला भाई। ऑक्सीकरण संख्या आप अच्छे तरीके से सीख लो। ऑक्सीकरण संख्या यदि आप नहीं निकाल पा रहे हैं, फिर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आप नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं, आपसे बनेगा ही नहीं। इसी प्रकार और कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आप लोगों का क्या हो जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए। चलिए, ये प्लेटिनम है प्यारे बच्चों, NH3 की संख्या 6 है और क्लोरीन की संख्या 4 है। इस पर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बनाओ। चलो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस पर 2 भाग पहले बांटेंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ये अब पॉजिटिव बन चुका है। यहाँ पर ब्रैकेट गलत लगा दिया क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं। इस पे पॉजिटिव भी है 2 भाग भाई, यहाँ भी है और ये क्लोरीन भी है। ये दिक्कत कर रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। पहले इसके भाग को हम करेंगे, इसके भाग को करेंगे। तो हेक्साएमीन, क्या? हेक्साएमीन है ना, और ये आपका प्लेटिनम है तो प्लेटिनम। पहले बता दिया गया, हेक्साएमीन प्लेटिनम हो गया, कोई दिक्कत। फिर आपका यहाँ पे बना क्या? क्लोरीन। तो यहाँ पे उदासीन है, ये 4 निगेटिव हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, है ना। क्लोराइड तो क्लोराइड, सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है। क्लोराइड तो क्लोराइड है, क्या कुछ भी तो नहीं है, सिंपल है, बनेगा ना ऐसे। ठीक है, तो ऐसे आप लोग कर लेना, इतना आप कर लोगे, इतना सीख लो भाई। यदि आप प्रैक्टिस कर लोगे तो और आपसे बनेगा।